इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी एवरग्रीन एकेडमी से होती है। वहाँ कैंपस में सभी स्टूडेंट्स घूम रहे होते हैं। वहाँ पार्किंग में खड़ी महंगी कारें भी होती हैं। उसी यूनिवर्सिटी के किसी फ्लोर पर कुछ स्टूडेंट्स क्लास के बाहर जमा होकर अंदर की तरफ कुछ देख रहे होते हैं। अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, फिर से कहो छोटे बदमाश। अन्य किसी ने चिल्लाकर कहा, मेरी सिस्टर की मेडिसिन वापस करो। फिर क्लासरूम के अंदर हमारी कहानी का हीरो बहुत बुरी तरह मार खाकर खड़ा हो रहा होता है, जिसका नाम लीन यू है। लीन यू ने मुंह से खून पोंछते हुए कहा, वरना मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। उसके सामने दो हट्टे कट्टे लड़के खड़े होते हैं, जिनके हाथ में दवाई की बोतल होती है। वाइट बाल वाले लड़के का नाम ज़ेहेंगयांग होता है। ज़ेहेंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मात्र 0.62 के वाइटैलिटी स्कोर वाला एक बेकार सा जीव मुझे बता रहा है कि मुझे इसका पछतावा होगा। ज़ेहेंगयांग के चमचे ने हंसते हुए कहा, लीन यू, ज़ेंग की वाइटैलिटी का स्कोर 3.5 है। तुम्हारे जैसे मूर्ख जो एक सामान्य व्यक्ति से भी बदतर हो को इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उसी चमचे ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बहन नहीं होती तो तुम्हारे लिए एवरग्रीन एकेडमी में एंट्री लेने का कोई रास्ता नहीं था। ज़ेहेंगयांग ने लीन यू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें ये मेडिसिन नहीं चाहिए थी? फिर ज़ेहेंगयांग हंसते हुए मेडिसिन की बोतल को हाथ से छोड़ देता है। ज़ेहेंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आओ और इसे ले लो। तभी लीन यू उस गिरती हुई बोतल को पकड़ने के लिए जंप लगाता है, पर ग्रेविटी के कारण वो बोतल उसके पहुंचने से पहले ही गिर के फूट जाती है। लीन यू उस बोतल को फूटा हुआ देख बहुत ज्यादा हताश हो जाता है। उतने में ही ज़ेहेंगयांग गुस्से में लीन यू को गले से पकड़ लेता है और उस वक्त लीन यू भी गुस्से में दांत पीस रहा होता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही सामने रखे कचरे के डब्बे की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण उसमें से सारा कचरा गिर जाता है। फिर ज़ेहेंगयांग गिरे हुए लीन यू पास जाकर उसके हाथ पर अपना पैर रखता है। ज़ेहेंगयांग ने हाथ पर दबाव डालते हुए कहा, कचरे को तो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। उतने में ही किसी ने बाहर से किसी लड़की ने चिल्लाकर कहा, टीचर क्लास की तरफ आ रहे हैं। ये आवाज सुनकर ज़ेहेंगयांग ने पीछे मुड़कर अलर्ट होकर कहा, क्या? फिर वो दोनों लड़के कमरे से जाने लगते हैं। ज़ेहेंगयांग के चमचे ने मुस्कुराते हुए कहा, कचरे इंसान को कचरे के साथ ही छोड़ दिया। फिर उनके जाने के बाद लीन यू ने वहाँ कचरे में पड़े हुए ही गिर के टूटी हुई दवाई को देख के सोचता है, यही वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन था जिससे मेरी सिस्टर हेल्दी रह सकती थी। अब मुझे नया सोल्यूशन खरीदने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लीन यू गुस्से में दांत पीसते हुए सोचता है, ज़ेहेंगयांग झाओ ले, बस तुम रुको, मैं तुम्हें इसका बदला चुकाऊंगा। फिर अचानक ही लीन यू के सामने एक लड़की का हाथ आता है। फिर जब वो ऊपर देखता है तो वो एक सुंदर लड़की लीन सीन होती है। लीन सीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लीन यू, क्या तुम ठीक हो? लीन यू ने हाथ पकड़कर खड़े होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। लीन सीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, चलो साथ चलते हैं। तभी अचानक ही लीन यू की वॉच से आवाज आने लगती है। कॉल वाले ने कहा, लीन यू, क्या तुम काम को स्किप करना चाहते हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? ये सुनकर लीन यू चौंक जाते हैं। लीन यू ने जल्दी से जाते हुए कहा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। लीन सीन उसे जाता हुआ देख सोच में पड़ जाती है। बेचारी उसे रोकना चाहती थी लेकिन एक भी शब्द बोल नहीं पाती है। फिर कुछ समय बाद लीन यू साइकिल लेके फुल स्पीड में जा रहा होता है। उस समय में क्या चल रहा, लीन यू ये सोचता हुआ जाता है। पुराने युग की बात है, वर्ष 4832 में दुनिया बदल गई और करप्शन का बोलबाला हो गया। अभी भी वो यही सोच रहा होता है। इस क्राइसिस का सामना करते हुए मानवता के भौतिक शरीर अपनी सीमाओं को तोड़ने लगे, जिससे असाधारण क्षमताएं जागृत हुईं और उसी के साथ एक बिल्डिंग की किसी मोटी स्क्रीन पे इंसानों को मॉन्स्टर से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचता है। इन लोगों को वॉरियर्स कहा जाता था। मानवता की संरक्षण के लिए अग्रिम मोर्चों पर लड़ते हुए उन्हें सर्वोच्च सम्मान और विशेषाधिकार प्राप्त हुए। कुछ पल रुकने
के बाद सोचता है, समय ने आधिकारिक तौर पर उच्च युद्ध युग के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। मानवता ने पाया कि मृत्यु भी उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकती। इसके बजाय मृत आत्माएं केवल वध करने की इच्छा से प्रेरित होकर चलने वाले बुद्धिहीन शवों में परिवर्तित हो जाती थीं। लोग उन्हें पुनर्जीवित शव कहते थे और आज भ्रष्टाचार और इन पुनर्जीवित शवों यानी कि ज़ॉम्बी से निपटने का एकमात्र ज्ञात तरीका उन्हें जलाना ही है। ली न्यू सोचता है, और स्कूल के बाद मेरी हर दिन की पार्ट टाइम जॉब ये है कि मैं क्रिमेटोरियम जाऊं और मोर्चे से वापस लाए गए शवों को जलाऊं। तब तक ली न्यू अपनी साइकिल लेके एक फैक्ट्री जैसी जगह पहुंचता है। फिर कुछ समय बाद वो वहां पहुंचकर अपना काम करने वाला कोई सूट पहनने की शुरुआत करता है। फिर पहनकर अपने कंधे पर कुछ पहन लेता है। फिर वहां की किसी दरवाजे को खोलने वाला एक स्विच ऑन करता है। फिर वो दरवाजा खुलने के बाद पूरा लुक देखने पे पता चलता है कि उसने सूट के साथ मास्क भी पहना होता है। ली न्यू सोचता है, मेरी सिस्टर के न्यूट्रिएंट पॉड को जल्द ही रिन्यू करने की आवश्यकता है। मुझे महीने के अंत तक 2 मिलियन कमाने हैं। फिर ली न्यू दरवाजे की दूसरी तरफ अपने काम की जगह पे जा रहा होता है। ली न्यू सोचता है, लेकिन हमारे 17वें बर्थडे पर वो अचानक कोमा में चली गई। फिर ली न्यू अपने ख्यालों में अपनी सिस्टर के बारे में सोचता है, जहाँ पे उसे बड़े से कांच में किसी लिक्विड के साथ प्रिजर्व किया हो ऐसा दिखता है। ली न्यू सोचता है, लेकिन तब से वो कभी भी होश में नहीं आई। फिर वो ये सब कुछ सोचते हुए वुल्फ और आदमी की बॉडी के पास पहुंचता है। ली न्यू सोचता है, मुझ में कोई भी अन्य टैलेंट नहीं है। उसने हमेशा अतीत में मेरी प्रोटेक्शन की है, इसलिए अब मेरी बारी है उसकी केयर करने की। फिर ली न्यू उस आदमी की बॉडी को लेकर जलने के लिए आगे ले जाता है। ली न्यू सोचता है, मुझे हर बॉडी जलाने पर 20,000 मिलते हैं। आज की कमाई से नष्ट हुई दवाई का खर्च निकल जाएगा और 10 और बॉडी को जलाने से मुझे न्यूट्रिएंट पॉड के लिए जरूरी पैसा मिल जाएगा। फिर उस बॉडी को अंदर रख के उस जगह को लॉक कर देता है। फिर फ्लेम से बॉडी को जलने लगती है। जलते वक्त वो आदमी जैसे जिंदा हो वो चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी से ब्लैक फ्लेम बाहर निकल जाती है। ली न्यू बाहर खड़े होकर कांच की खिड़की से ये सब देख रहा होता है। ली न्यू सोचता है, यहाँ भेजी गई हर बॉडी सड़ी हुई होती है। जरा सी भी गलती का मतलब है कि बॉडी जलाने वाले की या तो भयानक मौत होगी या वो एक राक्षस में बदल जाएगा। इसीलिए इस नौकरी में इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन इसे करने वाले लोग बहुत कम हैं। फिर वो निकलती ब्लैक फ्लेम जैसी चीजों को देख के ली न्यू अचानक चौंक जाता है। देखते ही देखते बॉडी से निकला ब्लैक फ्लेम घूमकर ली न्यू की तरफ बढ़ने लगती है। ली न्यू बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर ली न्यू अपना मास्क निकालकर चौंकते हुए उन लपटों को देखने लगता है। ली न्यू दोबारा बड़बड़ाते हुए कहता है, ये क्या है? फिर वो ब्लैक फ्लेम अचानक उस जलाने वाली जगह से बाहर आ जाती है, जिसके कारण डर के ली न्यू पीछे हटने लगता है। इतना पीछे हटने के बावजूद वो सारी लपटें ली न्यू के सर में दोनों आँखों के बीच अंदर जाने लगती हैं, जिससे ली न्यू ज्यादा घबराने लगता है। फिर वो खुद को शांत होने की कोशिश करता है। इतनी देर में लगभग सारी लपटें ली न्यू के अंदर जा चुकी होती हैं। ली न्यू बड़बड़ाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरी पूरी बॉडी बहुत आरामदायक महसूस कर रही है। फिर ली न्यू को अचानक ही बहुत कुछ दिखने लगता है, जिससे वो घबरा जाता है। फिर उसे उस बॉडी वाले आदमी की यादें दिखती हैं। वो किसी आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा होता है। आर्मी ऑफिसर ने किसी की बॉडी पकड़ते हुए कहा, लियांग, ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करने वाले हो? लियांग ने उत्साहित होकर कहा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं तो आर्मी में ज्वाइन हो रहा हूँ। बिल्कुल। फिर दूसरी याद में लियांग आर्मी में ज्वाइन हो चुका होता है। तभी कमांडर को सल्यूट करता है। कमांडर ने ऑर्डर देते हुए कहा, लियांग, 38th आर्मी की स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड की रिक्रूट कंपनी में शामिल होने पर कांग्रेचुलेशंस। लियांग ने शांत होते हुए कहा, जी हाँ, मैं देश और जनता को कभी निराश नहीं करूंगा। फिर दूसरी याद में एक कमांडर लियांग की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। कमांडर ने ऑर्डर देते हुए कहा, शांत समय में अधिक पसीना बहाओ ताकि युद्ध में कम खून बहाना पड़े। अपनी एनर्जी को निरंतर अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचाकर ही उसे निखारा जा सकता है। अपनी फिजिकल लिमिट्स को पार करके ही अपनी बॉडी की पोटेंशियल को और अधिक अवेकन कर सकते हो। लियांग मार्शल आर्ट्स की अपनी लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। फिर आखिरी
आखिरी कुछ यादों में मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। इन्फॉर्मेशन में बताया जाता है एलियन मॉन्स्टर ने फ्रंट लाइन की डिफेंस वेव को तहस नहस कर दिया है। हिल 301 किसी भी क्षण गिर सकता है। लियांग ने मॉन्स्टर को मारते हुए चिल्लाकर कहा, सभी इन दरिंदों को मार डालो, हमें अपने घर और देश की प्रोटेक्शन करनी है। फिर आखिरी याद में लियांग पर कोई हमला करके उसे मार देता है। अब जब फिर यादें खत्म हो जाती हैं, तो ये सब जानकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी उसके सामने सोल डिवाउरर सिस्टम लोडिंग स्किन खुल जाती है। ये सब देख के लीनियो काफी हड़बड़ाया होकर थोड़ी देर बाद शांत होने लगता है। लीनियो सोचता है, क्या मैंने अभी अभी उस मरे हुए वॉरियर का अतीत देखा? फिर अचानक उसके पीछे एक बड़ी स्क्रीन खुलती है, जिसे महसूस करके वो चौंक जाता है। स्क्रीन में से आवाज आती है, सोल डिवाउरर सिस्टम एक्टिवेटेड। उतने में ही उसके सामने वो 4 आंखों वाला वुल्फ जागकर लीनियो की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। अभी भी लीनियो ने स्क्रीन की तरफ देखकर चौंकते हुए कहा, सोल डिवाउरर सिस्टम, ये क्या बकवास है? अचानक ही वो काफी बड़ा और डरावना वुल्फ मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे देख के लीनियो टेंशन में आ जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को चैन से पहले ही बांधा हुआ होता है। लीनियो ने गुस्से में कहा, इस लेवल 1 के एलियन मॉन्स्टर की बॉडी पुनर्जीवित हो गई है। तुरंत ही वो वुल्फ मॉन्स्टर लीनियो पर हमला करने के लिए कूदता है। अपने सामने ये देख के लीनियो अलर्ट हो जाता है। उतनी ही देर में वो लीनियो पर पहुंच जाता है। लीनियो खुद को दोनों हाथों से बचाव में उसका मुंह पकड़ता है, पर तब तक वो नीचे गिर चुका है। लेकिन चैन से बंधे होने के कारण मॉन्स्टर उसे बाइट नहीं कर पाता है। कुछ ही पल में स्क्रीन नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम नोटिफिकेशन से आवाज आती है, लेवल 1 के वॉरियर लियांग की सोल मेमोरी सक्सेसफुली रीड की गई। होस्ट, प्लीज कल्टिवेशन के लिए फॉलोइंग एबिलिटी में से किसी एक को पसंद करो। उसके साथ ही सिस्टम स्किन में 3 ऑप्शन दिख रहे होते हैं। लीनियो ने वुल्फ को रोकते हुए चिल्लाकर कहा, ऑप्शन बी, बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट। फिर अचानक उस वुल्फ की जंजीरें टूटने लगती हैं। ये देख के लीनियो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। सिस्टम से साउंड आता है, स्किल प्रोफिशिएंसी में सुधार के लिए प्लीज एक्चुअल कॉम्बैट का उपयोग करें। उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने बड़े क्लॉ वाले हाथ पर बंधी चैन को खींचकर तोड़ देता है। उसी हाथ से फिर जमीन पर पड़े लीनियो पर हमला करता है, लेकिन लीनियो पीछे की तरफ छलांग लगाकर बच जाता है। पीछे कुछ दूरी पर सावधानी से मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए खुद को बैलेंस करके बैठा रहता है। लीनियो सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में अचानक कोई पावर आ गई हो। मेरा विजन भी क्लियर हो गया है। मैं जैकल की हरकतों को भी आसानी से देख पा रहा हूँ। उसी समय लीनियो की बॉडी के आसपास वो ब्लैक फ्लेम वाला धुआं उठने लगता है। उतने में ही वो जैकल मॉन्स्टर फिर से छलांग लगाकर उस पर हमला करता है, लेकिन लीनियो हल्का सा साइड होकर फिर से उस जैकल से बच जाता है। लीनियो ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, वो तो करीब था। और फिर लीनियो जैसे लियांग खड़ा रहता था, बिल्कुल वैसे ही खड़ा होकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लीनियो सोचता है, अरे क्या ये वही मिलिट्री मार्शल आर्ट नहीं है जिसे मैंने पुरानी यादों में देखा है? मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करके लड़ रही है। फिर वो जैकल मॉन्स्टर तीसरी बार हमला करने आता है। इस बार लीनियो सामने खड़ा रहता है और इसके पास आते ही उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही जैकल के क्लॉज लीनियो के करीब पहुंचते हैं, तो वो एक कदम पीछे लेकर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। अगले ही पल वो छलांग लगाकर मॉन्स्टर पर अपने पैर के घुटने से जोर से हमला करता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल जाता है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। लीनियो उस मॉन्स्टर को नीचे गिरकर दोबारा खड़ा ना होता हुआ देखकर चौंक जाता है। लीनियो सोचता है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट लेवल 1, प्रगति बार अभी 10% है। ये फिजिकल स्टैमिना को 10% तक बढ़ाता है और ओपोनेंट की कमजोरियों को पहचानता है। लीनियो, क्या यही सोल डिवाउरर सिस्टम है? मुझे नहीं लगा था कि मेरा ऐसा चमत्कारिक अनुभव होगा। ये तो हद से ज्यादा ही ओवरपावर है। फिर लीनियो अपने हाथों के आसपास उड़ते हुए उस ब्लैक फ्लेम को देख के बड़बड़ाता है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये पहले दिखाई देने वाली ब्लू लाइट के उस छोटे से स्पेक के कारण हो सकता है? फिर लीनियो मॉन्स्टर की तरफ देखता है। उसी वक्त उसके पीछे नोटिफिकेशन स्किन ओपन होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन ने दिखाया, आसपास बॉडी मिली है, सोल डिवाउरर अवेलेबल है। तुरंत ही लीनियो ने खुश होकर अपनी एबिलिटी यूज करते हुए कहा, यहाँ जैकल की बॉडी पड़ी हुई है, मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो जैकल मॉन्स्टर में से उसकी सोल खींच रहा हो ऐसे हाथ करके खड़ा रहता है। उसके साथ ही आसपास सिल्वर चमकने वाली फ्लेम उठने लगती है। फिर कुछ समय बाद लीनियो उस वॉरियर की अस्थियों से भरा एक बॉक्स किसी जगह रखता है। वहाँ पर बाकी सब वॉरियर की अस्थियों वाले
बॉक्स भी होते हैं। लीनियो ने उस वॉरियर के बॉक्स की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, आपकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद फिर लीनियो उस मॉन्स्टर की बॉडी के पास जाने लगता है। लीनियो ने अपनी बाह को सही करते हुए बड़बड़ाया, अभी अभी जब मैं बॉडी को जला रहा था तब ऐसा हुआ था, तो फिर इस बार भी बॉडी के पास जाने पर ऐसा ही होना चाहिए। फिर लीनियो मॉन्स्टर की बॉडी को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही लीनियो का हाथ बॉडी को छूता है तो उसमें से पहले जैसी ही ब्लैक शैडो निकलने लगती है। वो फ्लेम घूमती हुई लीनियो की बॉडी के आसपास जाने लगती है। फिर अगले ही पल लीनियो के अंदर जाने लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी पर ब्लैक शैडो के निशान छपने लगे हैं। तुरंत बाद ही उसकी आंखें गोल्डन चमकने लगती हैं, पर शायद उसे दर्द होने लगता है, इसलिए वो दांत भींच कर चीखता है। फिर धीरे धीरे वो शैडो उसके सर में जाने लगती है, जिसके कारण दर्द बढ़ने से वो अपना सर पकड़ लेता है। फिर उसे उस मॉन्स्टर की यादें दिखने लगती हैं। यादों में वो मॉन्स्टर सभी के साथ दहाड़ता है। फिर दूसरी याद में इंसानों के सर को फाड़ के खाता हुआ दिखता है। वो मॉन्स्टर सोचता है, भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, इंसान को खा जाऊंगा। फिर दूसरी याद में वो सोल्जर की तरफ देखकर दहाड़ता है। मॉन्स्टर सोचता है, इतना काफी नहीं है, मुझे ज्यादा खाना चाहिए। ये यादें देखकर लीनियो काफी डर जाता है। ये घिनौनी चीजों को देख के नीचे गिर जाता है। लीनियो सोचता है, क्या ये एलियन मॉन्स्टर की जीवित अवस्था की यादें थी? खुद को शांत करते हुए लीनियो सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉर्डर पर तैनात वॉरियर को हर दिन इतने सारे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक ही उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। स्क्रीन नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया, लेवल 1 के एलियन मॉन्स्टर जेसल की सोल की मेमोरी पढ़ ली गई है। होस्ट प्लीज यहाँ लिखी एबिलिटी में से किसी एक को पसंद करें। फिर वो सिस्टम स्क्रीन में दिख रहे तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़कर लीनियो सोचने लगता है। लीनियो सोचता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बॉडी को जलाने पर जो लाइट स्पॉट दिखाई देते हैं वो सोल डिवावर सिस्टम को सक्रिय करने का मात्र एक संकेत थे, लेकिन अब से बॉडी के संपर्क में आने मात्र से ही सिस्टम उसकी सोल डिवावर करके उसकी मेमोरी को पढ़ लेगी। लीनियो ने सिस्टम स्क्रीन देखकर फुसफुसाकर कहा, ऑप्शन ए क्लो, ऑप्शन बी निगलने की तकनीक, मुझे कौन सा चुनना चाहिए? लीनियो ने मॉन्स्टर के खाने के बारे में सोचते हुए फुसफुसाया, अगर निगलने की तकनीक मुझे लोगों को खाने पर मजबूर कर दे तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर ये सोच के वो बहुत अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तुरंत ही लीनियो ने सिस्टम स्किन को छूते हुए कहा, मैं उस क्लो की स्किल को चुनूंगा जिसे मैंने अभी रियल वॉर में देखा है। स्किल सिलेक्ट करने के तुरंत बाद अचानक ही लीनियो के हाथ से ब्लैक एंड रेड शैडो निकलने लगती है। उसके साथ ही लीनियो को थोड़ा दर्द हो रहा होता है। साथ ही लीनियो का हाथ मॉन्स्टर के क्लॉ में बदलने लगता है। फिर कुछ ही पल में लीनियो के पूरे हाथ बदल के मॉन्स्टर के हाथों की तरह हो जाते हैं। सिस्टम से आवाज आती है, क्लॉ चलाने की स्किल, वॉर के दौरान हाथ क्लॉ वाली अवस्था में बदल सकता है। उसके साथ ही स्क्रीन में लिखा होता है, बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट लेवल 1 पर प्रोग्रेस बार 10% है। ये फिजिकल स्टैमिना को 10% तक बढ़ाता है। ओपोनेंट के वीक पॉइंट को दिखाता है। क्लॉ स्किल लेवल 1 पर है। प्रोग्रेस बार 0% है। हाथों के हमलों को 5% तक बढ़ाता है। ओपोनेंट को लेजरेशन का डैमेज पहुंचाता है। लीनियो ने खुश होते हुए कहा, मेरे हाथ तो मॉन्स्टर क्लॉ में बदलकर हमला कर सकते हैं, ये तो बहुत ही शानदार है। सिस्टम से आवाज आती है, सोल डिवावर स्किल का कूल डाउन शुरू हो रहा है। ये 12 घंटे बाद फिर से यूज के लिए अवेलेबल होगा। लीनियो हैरान होते हुए फुसफुसाया, क्या वाकई ये स्किल की कूल डाउन जैसी कोई लिमिट है? फिर लीनियो वहीं जमीन पर बैठकर स्क्रीन में सब देखते हुए फुसफुसाया, मुझे इसको ठीक से समझना होगा। फिर स्क्रीन नोटिफिकेशन दिखता है, मिलिट्री मार्शल आर्ट, उपयोग या अब्सॉर्ब। लीनियो ने हैरान होते हुए कहा, अभी अभी हुई लड़ाई के दौरान सिस्टम ने संकेत दिया कि किसी स्किल की प्रोफिशिएंसी का उपयोग करके उसे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर ये अब्सॉर्ब किस लिए? लीनियो ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए फुसफुसाया, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्हें बढ़ाने करने के लिए उसी स्किल को अब्सॉर्ब करना होगा? लीनियो ने उम्मीद भरी आंखों से सिस्टम स्किन को देख के फुसफुसाया, मुझे बाद में मौका मिलते ही इसे तुरंत आजमा कर देखना होगा। सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, सोल डिवावर लेवल 1। ये देखकर लीनियो ने चौंकते हुए कहा, इस सिस्टम का भी खुद का लेवल है? लीनियो ने शांत होते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि सिस्टम को अपग्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने का तरीका अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर उदास होते हुए लीनियो ने खड़े होकर कहा, अभी मुझे जो समझ में आ रहा है
उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिस्टम को अपग्रेड करने का तरीका मैं बाद में पता लगा ही लूंगा। फिर अगले ही पल लीनियो अपनी अंदर की पावर को एक्टिव करते हुए खुश हो जाता है। लीनियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी अभी ये महसूस हुआ कि मिलिट्री मार्शल आर्ट्स वॉर में बहुत ही प्रैक्टिकल है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर सबसे पहले इसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। फिर लीन यान की मार्शल आर्ट्स को याद करके प्रैक्टिस करने लगता है। बिल्कुल उसी की तरह फाइट करने लगता है, उसकी तरह ही पंच मारता है और बिल्कुल उस ली यांग की तरह ही सभी के सभी मूव्स आसानी से कॉपी किए होते हैं। ली न्यू प्रैक्टिस करते हुए सोचता है, अंत की तरफ की मॉन्यूमेंट्स पहले से भी कठिन हो जाती है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए इन्हें करना बिल्कुल असंभव है। फिर ली न्यू हवा में उछालते हुए फाइनल स्टेप करते हुए सोचता है, लेकिन मुझे ली यांग की बॉडी फॉर्जिंग की तकनीक का बहुत कुछ इनहेरिटेंस में मिला है। हालांकि इसे एक बार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको काउंटलेस बार प्रैक्टिस किया हो। फिर शायद वो थक जाता है या फिर वो अपनी एबिलिटी एक्टिव करता है। उसके साथ ही बहुत जोर से चीख मारता है। फिर वो अपना वर्किंग आउटफिट निकालने लगता है। उसे निकालने के बाद ली न्यू जोश जोश में फिर से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाता है। ली न्यू खुश होते हुए कहता है, ये मिलिट्री मार्शल आर्ट्स तो हमारे स्कूल में सिखाई जाने वाली बॉडी फॉर्जिंग की तकनीक से कहीं ज्यादा कठिन है। इसे एक बार करने से ही मैं बहुत थक गया, लेकिन मेरी वाइटैलिटी अधिक सहजता से फ्लो होती प्रतीत होती है और अधिक कॉन्सेंट्रेट रहती है। ली न्यू जोश में चिल्लाकर कहता है, चलो दोबारा करें। ऐसा कहते हुए वो दोबारा वही प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होता है। फिर सीधा दूसरे दिन सुबह सीधा स्कूल का सीन दिखता है, जहाँ कोई चिल्लाता है, लिन लिन यू लिन यू। अपने नाम की चीख सुनकर फिर लीन यू जगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो क्लास में ही सो रहा था। अब पूरा क्लास उसको देखकर हंस रहा होता है और टीचर भी गुस्से में घूर रही होती है। टीचर ने कमर पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, लिन यू, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्कूल सिर्फ सोने के लिए भेजा था? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तुम्हारी इस सुस्ती के साथ तुम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्या तुम किसी कंस्ट्रक्शन साइट स्थल पर ईंटें ढोने जाना चाहोगे? फिर जेंग यांग के 7 साले लड़के ने उस पे हंसते हुए कहा, उनकी वाइटैलिटी को देखते हुए वो उनसे ईंटें भी हटवाना नहीं चाहेंगे। लीन यू ने हताश होते हुए कहा, टीचर, मुझसे गलती हो गई। फिर टीचर ने गुस्से में क्लास से बाहर जाते हुए कहा, क्लास डिसमिस। टीचर सोचती है, ये लड़का लीन यू थोड़ी ज्यादा मेहनत क्यों नहीं कर सकता? कितनी अफसोस की बात है। दूसरी तरफ लीन यू आराम से बैठकर सोचता है, कल रात प्रैक्टिस करते समय मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए अनजाने में ही मैंने पूरी रात बिना सोए मिलिट्री मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी। लीन यू सोचता है, लेकिन प्रोफिशिएंसी में केवल 11% की इंक्रीज हुई, लेकिन ये बहुत स्लो है। लीन यू आंखें बंद करके सोचता है, ऐसा लगता है कि एक्चुअल कॉम्बैट स्किल बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त है। मुझे आश्चर्य है कि अब्सॉर्बिंग प्रक्रिया कैसी होगी। जेंग यांग के साथ वाले लड़के ने पास आते हुए कहा, अरे क्या हमारे यंग मास्टर लिन ने अभी तक पर्याप्त नींद नहीं ली है? उसी लड़के ने टेबल पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, वैसे भी तुम वॉरियर नहीं बन सकते तो अभी स्टडी छोड़ दो और अपनी वेजिटेटिव सिस्टर को भीख मांगने के लिए बाहर निकाल लो, कम से कम कुछ पैसे तो कमा लोगे। ये सुनते ही लीन यू गुस्से भरी नजर से उसे देखता है, जिसकी वजह से वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है। वो लड़का सोचता है, आज वो अलग ही एहसास क्यों दे रहा है। फिर अचानक ही वो लड़की लिंग सिन उनके पास आ जाती है। लिंग सिन ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ ले, तुम ऐसा कहकर हद पार कर रहे हो। जाओ ले ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लिन सिन, ये तुम्हारा काम नहीं है, कहीं जाकर शांत बैठ जाओ। तभी लीन यू उठकर लिंग सिन का हाथ पकड़कर लेके जाने लगता है। लीन यू ने शांत रहते हुए कहा, हमें उससे दूर रहना चाहिए ताकि हम उसकी स्टुपिडिटी ना अपना ले। ये सुनते ही लिंग सिन लीन यू की तरफ देखते हुए सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिन यू पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है और उसकी बॉडी भी पहले से बेहतर दिख रही है। जाओ ले ने पीछे से चिल्लाकर कहा, तुम असल में एक कायर हो, है ना? तुम निकम्मे हो, मार खाने से डरते हो, लेकिन तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके भाग जाते हो। ये बात सुनकर लीन यू चलते हुए रुक जाता है, फिर डरावनी नजर से जाओ लेई की तरफ देखता है। लीन यू ने गुस्से में कहा, हालांकि तुम इतनी बुरी तरह पिटना चाहते हो तो क्यों ना हम मार्शल आर्ट्स रूम में एक मैच के लिए चले। ये सुन के बाकी के लड़के भी हंसने लगते हैं। पीछे से एक लड़के ने कहा, जाओ लेई की वाइटैलिटी पावर 2.7 है, जो एक हाफ वॉरियर का स्टैंडर्ड है। कूल ने
तो उसे विशेष कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दिया था। लंबे बाल वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, एक निकम्मा आदमी जिसे सिर्फ सोना आता है, उसे दूसरों को प्रवोक नहीं करना चाहिए। जब वो अपाहिज हो जाएगा तो फिर उससे सिर्फ पैसे ऐंठने की एक सोची समझी कोशिश होगी। ली न्यू ने एटीट्यूड के साथ कहा, फ्री स्पेयरिंग, अपने ही जोखिम पर। जाओ लेई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यही तो चाहते थे। किसी स्टूडेंट ने कहा, जल्दी करो, मैंने सुना है कि कुछ सीनियर लोग मार्शल आर्ट्स रूम में स्पार्क सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। काफी समय हो गया है किसी को स्पार्क लड़ते हुए देखे हुए। ये तो बढ़िया कंपटीशन होगा। फिर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस एरिया होता है जहाँ झाओलेई और लिन यू आमने सामने आ चुके होते हैं। वहाँ सभी लोग उन्हें देखने के लिए भी जमा हो चुके होते हैं। वहाँ पर झाओलेई के पीछे उसके दो दोस्त खड़े होते हैं, पर लिन यू तो अकेला ही होता है। झाओलेई के दोस्त ने हंसते हुए कहा, झाओलेई, तुम्हारा वाइटैलिटी स्कोर तो उससे कहीं अधिक है। बस एक ही पंच से इस बैटल को खत्म कर दो। अगले ही पल झाओलेई ने फाइटिंग पोज लेते हुए मुस्कुराकर कहा, झैंग यांग यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसकी जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। झाओलेई सोचता है, मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान का इस्तेमाल करके स्कूल द्वारा दिए गए हाई वाइटैलिटी कॉम्बैट ट्रेनिंग के रिजल्ट का एक्सपेरिमेंट करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि यहाँ पर असली बॉस कौन है। लिन यू ने शांत रहते हुए गुस्से में कहा, तुम ढोंग करने वाले चापलूस के सिवा कुछ नहीं हो। झाओलेई ने चिल्लाकर लिन यू को मुक्का मारते हुए कहा, देखते हैं कि इसके बाद फिर तुम बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत रखते हो। वो उसका मुक्का काफी पास जाता है, पर लिन यू पलक तक नहीं झपकता है। ये देख के लिन सीन बहुत ज्यादा डर जाती है। लिन सीन ने चिल्लाते हुए कहा, लिन यू। मुक्का उसे लगे उससे पहले ही लिन यू अपने हाथ से झाओलेई का हाथ पकड़ लेता है। अगले ही पल लिन यू की आंखें मॉन्स्टर जैसी चमकने लगती हैं। लिन यू ने हाथ इतना कस के पकड़ा होता है कि झाओलेई का हाथ कांपने लगता है। लिन यू ने डराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें और झैंग यांग को रिग्रेट करवाऊं ना। लिन यू की इतनी पावर देख के झाओलेई तो चौंकते हुए सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है। 0.62 की वाइटैलिटी स्कोर वाला एक बेकार सा इंसान मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अगले ही पल लिन यू झाओलेई का हाथ खींचकर उसे नीचे झुकाता है, फिर तुरंत ही अपने पैर से उसके मुंह पर जोरदार किक मारता है, जिससे झाओलेई की चीखें निकल जाती है। लेकिन झाओलेई खुद को संभाल पाता उससे पहले ही फिर तुरंत ही उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे झाओलेई के दांत भी टूट जाते हैं। लेकिन वो मुक्का इतना जोर से मारा होता है कि झाओलेई दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। फिर झाओलेई खड़ा होते हुए अपने टूटे हुए दांत के साथ सूजा हुआ मुंह देखकर घबराने लगता है। तभी लिन यू उसके पास आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। लिन यू ने डराते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत की तो दांत टूटना तुम्हारी सबसे छोटी चिंता होगी। इतना कहकर लिन यू अपना बैग उठाता है और उसे लटकाकर जाने लगता है। झाओलेई अभी भी वहीं बैठा होता है, पर पता नहीं कैसे कि उसके पास कोई स्वॉर्ड फेंक देता है। अगले ही पल झाओलेई वो स्वॉर्ड उठाकर लिन यू को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। झाओलेई ने चिल्लाकर कहा, लिन यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी लिन यू गुस्से वाली नजर से पीछे देखता है। वो कुछ ही पल में अपने मॉन्स्टर क्लॉ से झाओलेई की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर लिन यू अपने मॉन्स्टर क्लॉज झाओलेई के काफी करीब ले जाकर उसे डराता है, जिसके कारण झाओलेई तुरंत ही नीचे गिर जाता है। तभी लिन यू ने डराते हुए कहा, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो। बाकी के सभी लोग भी लिन यू के क्लॉज को देखकर चौंक के डर जाते हैं। एक लड़के ने हैरान होकर कहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। उसके हाथ अचानक क्लॉ में कैसे बदल गए। लिन सीन भी डरते हुए कहती है, वहाँ ये तो कमाल है, उसके साथ वेपन की क्या जरूरत है। दूसरे लड़के ने भी हैरान होते हुए कहा, रुको, क्या वो करप्ट हो सकता है। ये तो किसी इंसान की स्किल की निशानी नहीं लगती। फिर लिन यू अपना बैग लेकर जाने लगता है। इस बार झाओलेई तो लिन यू से डर जाता है। झाओलेई ने हथलाते हुए कहा, तुम तो। फिर झाओलेई ने अपना जबड़ा पकड़ते हुए कहा, तुम बस इंतजार करो, झैंग यांग तुम्हें कभी भी इस अपराध से बच के निकलने नहीं देगा। लिन यू रूम से जाते हुए कहता है, मुझे इंतजार रहेगा। फिर लिन यू रात में फिर से बॉडी जलाने वाली जगह पर पहुँचता है। वहाँ पर वो रोज की तरह पहले अपने कपड़े चेंज
चेंज करता है। लिन यू ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, सोल डिवोरर के 12 घंटे का कूल डाउन पीरियड खत्म हो गया है। अब मैं आखिरकार एक नई स्किल सीख सकता हूँ। फिर जब वो अपना सूट पहनकर फिर से जहाँ लाशें रखी उस तरफ जाने लगता है, तभी बीच में वो एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। लिन यू ने अपने आप से कहा, मुझे आश्चर्य है कि आज मुझे क्या मिलेगा। तभी उस आदमी ने सख्ती से कहा, लिन यू, क्या तुम्हें लोगों को ग्रीट करना नहीं आता? तभी लिन यू रुक जाता है, पर वो आदमी उसके थोड़ा आगे जाके खड़ा रहता है। उस आदमी ने कहा, आजकल के बच्चों में कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें ये नौकरी सिर्फ मेरी वजह से मिली है, फिर भी तुम कोई ग्रेटिट्यूड नहीं देते हो। लिन यू सोचता है, आपने मुझे सिर्फ इसलिए काम पर रखा क्योंकि आपको कोई दूसरा नहीं मिला। अगर सैलरी इतनी अच्छी ना होती तो मैं कभी आपके लिए काम नहीं करता। उस आदमी ने जाते हुए कहा, जलाने के लिए बड़ी संख्या में बॉडी पहुँचे हैं, काम पर लग जाओ और आलस करना बंद करो। फिर लिन यू जहाँ लाशें रखी उस कमरे के आगे पहुँचता है और फिर शटर खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ 3 बॉडी दिखती है। पहले की तरह ही वहाँ उसमें एक किसी मॉन्स्टर की बॉडी होती है, उसके साथ बाकी 2 सोल्जर्स की। लिन यू बॉडी देखकर फुसफुसाता है, हाल ही में यहाँ भेजे जाने वाले वॉरियर की बॉडी की संख्या बहुत बढ़ गई है। फिर वो उस जैकल की यादों को याद करते हुए सोचता है, कल उस जैकल की यादों में मैंने फ्रंट लाइन की डिफेंस को तोड़े जाने की तस्वीरें देखी थी। लिन यू सोचता है, क्या बॉर्डर लाइन वाकई इतने खतरे में है? लिन यू सर झटकते हुए सोचता है, ये सही नहीं हो सकता। अगर हालात इतने खराब होते तो ये खबर हर जगह फैली होती। लिन यू बॉडी को छूते हुए सोचता है, फिर भी मुझे अपनी स्ट्रेंथ जितनी जल्दी हो सके बढ़ानी होगी। फिर वो इतना सोचते ही एक सोल्जर की पावर लेने के लिए बॉडी के पास हाथ ले जाते हुए रुक जाता है। फिर लिन यू ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करे। फिर उसके बाद वो उसकी सोल लेने लगता है, जिससे बॉडी में से ब्लैक शैडो निकलकर लिन यू में जाने लगती है। ये करते हुए लिन यू सोचता है, इस वॉरियर की यूनिफॉर्म बिल्कुल ली यांग जैसी दिखती है। शायद मैं इससे भी बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट्स का कोई दूसरा एनहांसमेंट प्राप्त कर सकूं। फिर सभी ब्लैक शैडो उसके अंदर जाने लगती है। उसे उसको झटका लगता है। फिर उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुलती है। उसमें पहले की तरह ही वही सोल्जर सोल वाले ऑप्शन होते हैं। उसी के साथ ही सिस्टम से आवाज आती है, लेवल 1 के वॉरियर वैंग मोयांग की सोल की मेमोरी प्राप्त हुई है, प्लीज कल्टीवेशन के लिए एक एबिलिटी चुने। लिन यू ने शांत रहते हुए कहा, बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट। लिन यू ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, आइए देखते हैं कि डुप्लीकेट को अब्सॉर्बिंग करने से वास्तव में प्रोफिशिएंसी बढ़ाने का एक बड़ा तरीका है। इसके करते ही उसके आसपास काली शैडो की लपटें दिखने लगती हैं। लिन यू ने सिस्टम स्क्रीन देखते हुए कहा, पर्सनल डिटेल्स दिखाओ। उतने में ही सिस्टम स्क्रीन में दिखता है, बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट्स लेवल 2 10% हुआ है, फिजिकल फिटनेस में 20% की एनहांसमेंट करता है और ओपोनेंट की वीकनेस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दुश्मन के हमले के मार्ग का 0.5 सेकंड में प्रिडिक्शन लगाने की सुविधा देता है। ये देख के लिन यू बहुत खुश हो जाता है। लिन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक्चुअली में एक ही स्किल को अब्सॉर्बिंग करके अपने स्किल लेवल को बढ़ा सकता हूँ। फिर वो दूसरी बॉडी से पावर लेने जाता है। लिन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस स्पीड से तो मैं बहुत जल्दी मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाऊंगा। तभी सिस्टम स्क्रीन से आवाज आती है, सोल डिवोरर कूल डाउन मोड में है, इसे 12 घंटे बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर डिसअपॉइंट हो जाता है। लिन यू ने हताश होते हुए कहा, हाँ मैं भूल गया था कि मेरे अल्टीमेट स्किल का एक कूल डाउन टाइम होता है, मैं इसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। फिर लिन यू उस बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहा होता है। लिन यू स्ट्रेचर धकेलते हुए सोचता है, मुझे अपनी बेसिक मिलिट्री मार्शल आर्ट्स प्रोफिशिएंसी को ग्राइंडिंग के लिए वापस जाने से पहले अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। फिर बॉर्डर फ्रंट लाइन का सीन दिखती है, जहाँ सब खंडर हो चुका होता है। वहाँ कुछ मॉन्स्टर और कुछ सोल्जर्स की बॉडी पड़ी होती है। वहाँ कुछ लोग मास्क और सेफ्टी आउटफिट पहने हुए डेड सोल्जर्स बॉडी को लेकर एक आर्मी ट्रक में भर रहे होते हैं। उनमें से एक ने कहा, सभी केयरफुल रहें, उसकी गर्दन की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है, केवल स्किन और मसल्स ही उसे जोड़े हुए हैं, इसे फाड़कर अलग मत कर देना। फिर दूसरे सीन में वही आर्मी ट्रक में सभी डेड सोल्जर्स और बाकी 2 अन्य ट्रकों में डेड मॉन्स्टर की बॉडी को भरा हुआ होता है। फिर एक सेफ्टी सूट वाला आदमी आकर मॉन्स्टर बॉडी से भरे हुए एक ट्रक की विंडो के पास एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है। उस आदमी ने ट्रक साइड को खटखटाते हुए कहा, मॉन्स्टर बॉडी व्हीकल नंबर 1 पूरी तरह से भर चुका है, चलने के लिए तैयार है। फिर वो ट्रक स्टार्ट होकर जाने लगती है। फिर वो ट्रक थोड़े दूर जाती है, तभी सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी
के बीच एक जिंदा मॉन्स्टर की आंख चमकती हुई दिखती है। फिर पता चलता है कि वो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा मॉन्स्टर उन लाशों के बीच में होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह स्कूल में लीन सीन बुक लेके सीढ़ियों से जा रही होती है। तभी झैंग्यांग और झाओले अपने सभी चमचों के साथ उसे रोक लेते हैं। आसपास के स्टूडेंट उसे देखते हैं लेकिन कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आता है। झाओले ने एटीट्यूड में डराते हुए कहा, लिनशन, मैं ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ। ये सब देखकर लिनशन बहुत ज्यादा ही डर जाती है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद लुढ़क जाती है। तभी झैंग्यांग ने एटीट्यूड में पीछे से कहा, जाओ लीन्यू को बताओ कि स्कूल के बाद प्लेग्राउंड में मुझसे मिले। मैं उसे नहीं मारूंगा, बशर्ते वो घुटनों के बल बैठकर झाओलेई से माफी मांग ले। अगर वो ऐसा करता है तो हम शांति से हिसाब बराबर कर लेंगे। झांग्यांग ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, वरना आज तुम शायद इस गलियारे से बाहर नहीं निकल पाओगी। लिनशिन ने अपनी हिम्मत जमा करके चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ऐसा नहीं होने वाला है। झाओलेई ने झगड़े की शुरुआत की थी और तुम लोग ही हमें परेशान कर रहे थे। लिन्यू ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मार खाए हुए झाओलेई ने चिल्लाते हुए कहा, झांग्यांग, तुम इस कुतिया पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो लिन्यू के साथ मिली हुई है। कल जब लिन्यू मुझे पीट रहा था तब वो वहीं खड़ी होकर हंस रही थी। लिनशिन ने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं। पर लिनशिन अपनी बात पूरी करे उससे पहले कोई उसके हाथ में पकड़ी हुई बुक खींचने लगता है। फिर वो लड़का उस बुक को हंसते हुए हवा में ऊपर ऊंचा उठा लेता है। बुक वापस लेने जाते समय लिनशिन ने चिल्लाते हुए कहा, ये वापस दो। उस लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे क्या तुम सच में इतनी घबराई हुई हो? क्या ये सब उस घटिया इंसान लिन्यू के लिए है? झाओलेई ने लिनशिन को धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा, यहीं रुक जाओ। दूसरी तरफ उस दूसरे लड़के ने बुक पढ़ते हुए कहा, इम्पोर्टेंट हाईलाइट, डिटेल्ड एग्जाम्पल। वाह, कितनी डिलीजेंट है। उस लड़के ने दोनों हाथों से बुक को खींचकर पकड़ते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ, तुम उसकी कितनी भी हेल्प करो, कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा। इतना कहने के तुरंत बाद वो बुक को बीच से फाड़ने लगता है। अगले ही पल बुक 2 टुकड़ों में फट जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखकर लिनशिन ने आगे बढ़ाते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं। पर वो अपनी बुक के पास पहुँचे उससे पहले ही झाओलेई ने उसे पकड़ रखा होता है। बुक को फटा हुआ देखकर लिनशिन तुरंत ही रोने लगती है। झाओलेई ने चिल्लाते हुए कहा, जब तुम दूसरों के मामलों में दखल देती हो तो यही नतीजा मिलता है। अब तुमको पता चल गया होगा कि गलत व्यक्ति की मदद करने पर क्या होता है। तभी झांग्यांग ने आगे बढ़कर बुक के पेज पर पैर रखते हुए कहा, उसे जाने दो। जैसे ही झाओलेई ने लिनशिन को छोड़ा तो वो तुरंत ही नीचे बैठकर रोने लगती है। झांग्यांग ने उसके सर पर खड़े रहते हुए कहा, ये तो बस एक नोटबुक है, तुम इसके लिए क्यों रो रही हो? तभी झांग्यांग ने झुककर लिनशिन की ठुड्डी पकड़कर कहा, कचरे के साथ समय बिताने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम मेरा साथ दो। तभी लिनशिन ने उसके अंगूठे को काटते हुए कहा, गेट लॉस्ट। फिर तुरंत ही झांग्यांग ने गुस्से में आकर लिनशिन को जोर से एक तमाचा लगा देता है। उसके साथ ही झांग्यांग ने चिल्लाकर कहा, तुम अनग्रेटफुल इंसान हो। उस तमाचे से लिनशिन वहीं अपने गाल पकड़कर बैठ जाती है। ये देखकर झाओलेई खुश होते हुए कहा, वाह झांग्यांग, अगर ये कुतिया तुम्हें काटने की हिम्मत करती है तो साफ है कि वो तुम्हारा सम्मान नहीं करती। अभी भी लिनशिन अपने गाल पर हाथ रखते हुए उस फटी हुई बुक को देखती है। लिनशिन सोचती है, मैंने लिन्यू के लिए ये नोट्स तैयार करने में आधा महीना बिताया था। फिर वो अचानक ही लिनशिन जमीन पर हाथ पटक के खड़ी होकर फटी हुई बुक पकड़ने के लिए दौड़ती है। लिनशिन सोचती है, मैं उन्हें ये सब डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकती हूँ। तभी झांग्यांग ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसे गवा दिया। तभी अगले ही पल झांग्यांग ने लिनशिन को गले से पकड़कर दीवार पर पटक देता है। फिर तुरंत ही वो लिनशिन का गला दबाने लगता है। झांग्यांग ने गुस्से में कहा, ये हमारे वाइटैलिटी स्कोर के पॉइंट्स का अंतर है। मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड स्कूल में सबसे अच्छी है। विरोध करना तो बस तुम्हारे लिए असहनीय पीड़ा को न्योता देना है। झांग्यांग ने गले पर पकड़ ढीली करते हुए कहा, हालांकि तुमको फिजिकल रिलेशन बनाना इतना पसंद है, इसलिए मैं तुमको कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम मुझे पूरी जिंदगी याद रखोगे। अगले ही पल झांग्यांग के छोड़ने से लिनशिन जमीन पर गिर जाती है। झांग्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों तुरंत जाओ, अगर उसे चोट लगती है तो पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुरंत ही झाओलेई के साथ उसके 2 चमचे लिनशिन को घेर लेते हैं। तभी लंबे बाल वाले ने लिनशिन के करीब जाकर उसे मुक्का मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, झांग्यांग से पंगा लेने पर यही होता है। पर उस लड़के का मुक्का लिनशिन को लगे उससे पहले ही लिन्यू बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन्यू ने गुस्से में उसको कहा, 4 लोग एक के अगेंस्ट और वो भी एक लड़की के अगेंस्ट? क्या तुम्हें
शर्म नहीं आती? तभी लीनशीन ने ऊपर देखते हुए कहा, लीनियो मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं, उनसे झगड़ा मत करो। लेकिन तुरंत ही लीनियो ने लीनशीन की बात को इग्नोर करके उस लंबे बाल वाले के हाथ को मरोड़ देता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर झांगयांग ने एटीट्यूड में जेब में हाथ डालकर लीनियो के पास आता है, लेकिन लीनियो ने अभी भी उस लड़के के हाथ को पकड़ा हुआ होता है। झांगयांग ने गुस्से में कहा, लीनियो आखिरकार तुम आ ही गए, बहुत बढ़िया, अब मुझे तुम्हें ढूंढने की झंझट से छुटकारा मिल गया। फिर लीनियो ने अपने हाथ में उस बुक के फटे हुए पेज को लेता है, उसमें वॉरियर एग्जाम के क्या पॉइंट्स के साथ नीचे की तरफ गो लीन यू लिखा होता है। तभी लीनियो ने उस पेज को अपने हाथ में संभाल कर पकड़ रखता है। लीनियो ने गुस्से में कहा, मैं इसे ऐसे ही मानूंगा जैसे मुझे आवारा कुत्तों ने काट लिया हो और नोट बस फट गए हों। झांगयांग ने एटीट्यूड में कहा, कचरा तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तभी अचानक ही लीनियो ने झांगयांग के चेहरे पर एक मुक्का मारता है। वो हद से ज्यादा जोर से झांगयांग को लगता है। तभी लीनियो ने चिल्लाते हुए कहा, लीनशिन पर हाथ उठाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी झांगयांग थोड़ी दूर तक घसीटता हुआ पीछे जाने लगता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी लीनियो के अंदर से ब्लैक शैडो की लपटें निकल रही होती हैं, जो शायद किसी को नहीं दिख रही होती हैं। लीनियो ने गुस्से में आंखें संकरी करके कहा, मैं उस हुए अपमान का दुगना बदला लूंगा। फिर लीनियो फुल एटीट्यूड में झांगयांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के दो चमचे सोच में पड़ जाते हैं। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या लीनियो पागल हो गया है? क्या वो सच में झांगयांग से इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? दूसरे ने भी फुसफुसाते हुए कहा, उसने कल झाओ लेई को हराया था, पर अब वो आज झांगयांग से लड़ना चाहता है। तभी झाओ लेई ने झांगयांग के पीछे से चिल्ला कर कहा, झांगयांग उसे मारो, पीट पीट कर मार डालो। तभी झांगयांग अपनी एबिलिटी को यूज करके अपने बॉडी के आसपास एक आर्मर बना लेता है। झांगयांग ने मुस्कुराते हुए एटीट्यूड में कहा, बहुत दिलचस्प लीनियो, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम में इतना साहस है। यहाँ से तुम्हें साफ करना तुम्हारे लिए बहुत आसान ही होगा। इतना कहते हुए वो अपनी एबिलिटी को स्टॉप करके फाइट को टाल देता है। फिर वो अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है। झांगयांग ने शांत होकर कहा, आज से 3 दिन बाद सेंट्रल ट्रेनिंग ग्राउंड में एक पब्लिक मैच होगा। झांगयांग ने लीनियो की तरफ पेपर फेंकते हुए कहा, अगर तुम जीत जाते हो तो न केवल मैं माफी मांगूंगा और नुकसान की भरपाई करूंगा, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। अगले ही पल वो पेपर लीनियो के पैरों में जाकर गिरता है। उसमें एवरग्रीन एकेडमी के डुअल कंपटीशन के बारे में लिखा होता है। झांगयांग ने दोबारा कहा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर अपनी बात पूरी करने से पहले झांगयांग ने लीनियो के सामने आकर कहा, तुम पूरे स्कूल के सामने घुटने टेक कर ये स्वीकार करोगे कि तुम एक निकम्मे इंसान हो, फिर स्कूल छोड़ दोगे। फिर वो दोनों चमचे जो पहले फुसफुसा रहे थे वो हंसने लगते हैं। उनमें से एक ने चिल्ला कर कहा, पब्लिक मैच, पूरा स्कूल इसे देखने वाला है। दूसरे ने भी चिल्ला कर कहा, झांगयांग तो लीनियो को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अब लीनियो का तो काम तमाम हो जाएगा। उसे यही मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने अभी बहुत घमंड दिखाया है। तभी लीनशिन तुरंत ही लीनियो के पास आकर उसके हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। लीनशिन में घबराते हुए कहा, लीनियो इसे एक्सेप्ट मत करो, तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी देखभाल की उम्मीद है। तभी उन दोनों के पीछे मौजूद स्टूडेंट में से लड़के ने कहा, लीनियो भूल जाओ, स्कूल छोड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। उस लड़की ने भी समझाते हुए कहा, झांगयांग का वाइटैलिटी स्कोर 3.5 है, लेकिन तुम्हारा 1 भी नहीं है। अंतर बहुत बड़ा है, तुम जीत नहीं सकते, इसीलिए जल्दबाजी ना करें। झाओ लेई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम डरे हुए हो तो बस कह दो, 3 बार घुटने टेक देना, शायद झांगयांग तुम पर दया कर दे। लंबे बाल वाले ने भी हंसते हुए कहा, कचरा तो कचरा ही होता है। कचरे, तुम अपनी बहादुरी का दिखावा करना बंद करो। लीनियो ने जमीन से पेपर को उठते हुए कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर लीनियो उस फॉर्म को खिड़की के पास रखकर भरने लगता है। लीनियो ने फॉर्म भरते हुए कहा, पूरे मैच की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए और इसे पब्लिकली ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए। फिर लीनियो चैलेंजर्स के साइन में अपना नाम लिख देता है, फिर उस पेपर को झांगयांग की तरफ फेंक देता है। लीनियो ने शांत रहते हुए कहा, सिर्फ 3 दिन बाद मैं चाहता हूँ कि हर कोई एक बार में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख ले। दूसरी तरफ झांगयांग हंसते हुए उस फेंके हुए पेपर को हवा में ही पकड़ लेता है। फिर लीनियो एटीट्यूड में जाते हुए कहा, आखिर देख लेंगे कि डस्टबिन में डालने लायक कौन है। दूसरे दिन लीनियो जहाँ काम पर जाता है, वहाँ लीन बॉडी जलाने वाली जगह के एरिया का वो शटर ओपन करने के लिए बटन दबा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका बॉस एक दूसरे आदमी के साथ आता है। गेट खुल जाता है। उसी वक्त लीनियो सोचता है, मुझे अगले 3 दिनों में जितना हो सके अपने लिए मिलिट्री मार्शल आर्ट स्किल को
निखारने या नई स्किल सीखने की जरूरत है। अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते हुए लीन्यू सोचता है, मुझे वो ड्यूअल फाइट जीतनी ही होगी। तभी लीन्यू के बॉस ने पीछे से कहा, आज का बैच यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि क्रिमेटोरियम 1 इतनी ज्यादा अतिरिक्त बॉडी को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। तभी लीन्यू ने अंदर जाते वक्त धीरे से पीछे देखकर कहा, क्रिमेटोरियम 1, क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ वो अधिक स्ट्रॉन्ग एलियन मॉन्स्टर की बॉडी को प्रोसेस करते हैं? बॉस के साथ वाले दूसरे लड़के ने कहा, उनका यहाँ आना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी फैसिलिटी कितनी केपेबल है। ये सब हमारे एक्सीलेंट लीडरशिप सुपरवाइजर वैंग की बदौलत ही संभव हो पाया है। उस आदमी की चापलूसी से वो सुपरवाइजर वैंग खुश हो जाता है। सुपरवाइजर वैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत जल्दी सीखते हो। यहाँ मौजूद सभी लोगों में तुम्हारा वाइटैलिटी स्कोर सबसे अधिक है। खूब मेहनत कीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। सुपरवाइजर वैंग ने हताशा से कहा, लीन्यू, तुम यहाँ कब से खड़े हो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? जाओ, काम पर लग जाओ। तभी लीन्यू तिरछी नजर से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं जा रहा हूँ। अंदर जाते ही शटर फिर से बंद हो जाता है। तब लीन्यू सोचता है, ये ओल्ड मैन पन्ने पलटने से भी तेजी से अपनी बात बदल देता है। फिर इंसिनरेशन रूम 7 में वो दूसरा लड़का जैकल की बॉडी को स्ट्रेचर पर ले जा रहा होता है। उस लड़के ने खुद से फुसफुसाया, अचानक इतने सारे एलियन मॉन्स्टर की बॉडी का दिखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसे पूरा करने के लिए मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तभी अचानक ही कोई मॉन्स्टर की क्लॉ उसके पीछे आता है। उसके आसपास ब्लैक शैडो भी घूम रही होती है। उसकी वजह से वो चौंकते हुए फुसफुसाया, क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा होता है। वो ब्लैक शैडो उसके मुंह से निकल रही होती है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर उस पर हमाल कर देता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। पर तब तक वो मॉन्स्टर उसे मारकर इंसिनरेशन रूम से बाहर या अंदर ले जाने लगता है। वहाँ नीचे खून की धार छप चुकी होती है। अगले ही पल फिर से शटल बंद हो जाता है। उसके बाद इंसिनरेशन रूम 6 में अचानक लीन्यू चौंक जाता है। लीन्यू ने खुद से फुसफुसाया, वो क्या था? मुझे लगा कि किसी के चीखने की आवाज आई। फिर लीन्यू शांत होते हुए फुसफुसाया, अब तो एकदम सन्नाटा छा गया है। लगता है कि मैंने जरूर कुछ गलत सुना होगा। मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर लीन्यू वहाँ पड़ी मॉन्स्टर की लाश के पास जाते हुए फुसफुसाया, क्या आज की ये सभी एलियन मॉन्स्टर की लाशें हैं? लीन्यू ने मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, लगता है कि आज मैं अपनी मिलिट्री मार्शल आर्ट स्किल को डेवलप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सोल्जर बॉडी की कैजुअलिटी संख्या में कमी आना अच्छी बात है। तभी अचानक लीन्यू ने एक मॉन्स्टर की पूंछ को देखता है तो उसमें कुछ अलग दिखता है। लीन्यू हैरान होते हुए फुसफुसाया, ओ, क्या पूंछ का रंग अभी बदला था? फिर धीरे धीरे उस मॉन्स्टर की पूंछ का कलर ज्यादा बदलने लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि वो गायब हो रहा है। ये देख के लीन्यू हद से ज्यादा चौंक जाता है। लीन्यू हैरान होते हुए फुसफुसाया, ये स्केल्स, ऐसा लग रहा है जैसे इनका कलर बदल रहा है। उतने में अगले ही पल वो एलियन मॉन्स्टर लीन्यू के सामने दहाड़ता है, जिसकी वजह से लीन्यू हद से ज्यादा झटके से चौंक जाता है। उसकी आंखों में मौत का खौफ देखा जा सकता था। अगले ही पल वो मॉन्स्टर लीन्यू पर हमाल कर देता है, पर लीन्यू अपनी इंस्टिंक्ट से साइड होकर बच जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर फिर लीन्यू की दूसरी तरफ गिरता है। फिर उसका कलर वैनिश होने लगता है, या फिर ऐसा कहें कि गायब होने लगता है। अगले ही पल लीन्यू पीछे मुड़कर देखता है, पर तब तक वो मॉन्स्टर गायब हो चुका होता है। लीन्यू घबराते हुए सोचता है, वो तो पूरी तरह से गायब हो गया। फिर लीन्यू अलर्ट होते हुए सोचता है, ये बॉडी से रेंग कर बाहर नहीं निकला, ये सड़े हुए सभी क्रॉप्सेस के रूप में छिपा हुआ था। फिर लीन्यू वॉर फ्रंटलाइन के बारे में याद करके सोचता है, एक मॉन्स्टर ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ घुसपैठ की है। पीछे की दीवार से पीठ सटाकर लीन्यू ने लड़ने के लिए तैयार होते हुए फुसफुसाया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये जगह नर्क बन जाएगी। फिर अचानक ही लीन्यू अपनी आंखें बंद करके सोचता है, मुझे अपनी दूसरी सेंसेस को तेज करना होगा। मैं अपनी मिलिट्री मार्शल आर्ट्स की इंस्टिंक्ट्स का उपयोग करके उस मॉन्स्टर की कमजोरी का पता लगाऊंगा। तभी उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर रूम में थोड़ी दूरी पर किस जगह पर है। लीन्यू आंख खोलकर सोचता है, वो मिल गया। फिर लीन्यू पास के टेबल पर पड़ी कोई गियर जैसी कोई चीज उठाता है। फिर वो तुरंत ही उसे सामने की तरफ उस दिशा में फेंकता है
है तो वो सीधा जाके मॉन्स्टर को लगता है, जिस वजह से मॉन्स्टर वापस से दिखने लगता है। लीन्यू ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ। उतने में ही वो मॉन्स्टर लीन्यू पर हमाल करने के लिए कूद पड़ता है, पर वो मॉन्स्टर का क्लॉ लीन्यू के पास पहुँचता उससे पहले ही लीन्यू अपने हाथ को मॉन्स्टर क्लॉ से हमाल करके उस मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार निकाल देता है। फिर जब वो अपना हाथ बाहर खींचता है, जिससे मॉन्स्टर की बॉडी से खून शावर की तरह निकलने लगता है, तभी लीन्यू उस मॉन्स्टर की बॉडी को थोड़ा दूर धकेल देता है। लीन्यू सोचता है, धिक्कार है, मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। लीन्यू ने अपने हाथ को नॉर्मल करते हुए फुसफुसाया, सौभाग्य से लेवल 2 मिलिट्री मार्शल आर्ट्स की बदौलत मैं उसके हमले के रास्ते का अनुमान लगा सका। इस वजह से मुझे बस एक मामूली खरोंचाई है। तभी वहाँ के स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है, सभी लोग प्लीज ध्यान दें, रूम नंबर 3, 7, 14 और 15 में मिराज स्केल क्लोकिंग वाले एलियन मॉन्स्टर प्रकट हुए हैं। सभी लोग तुरंत सेंट्रल सेफ हाउस पर जाकर मिलिट्री बैकअप का इंतजार करें। लीन्यू ने खुद से फुसफुसाया, क्या वो दूसरे इंसिनरेशन रूम में भी है? फिर लीन्यू इंसिनरेशन रूम के शटल की ओपन करके आसपास देखता है। लीन्यू घबराते हुए फुसफुसाया, यहाँ एनर्जी में फ्लक्चुएशन का कोई संकेत नहीं है, बाहर जाना सुरक्षित होना चाहिए। फिर लीन्यू दूसरी तरफ देखकर चौंक जाता है, वहाँ पर उस दूसरे लड़के की बॉडी पड़ी होती है। लीन्यू सोचता है, वो चीख जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनी थी वो उसी लड़के की थी। फिर लीन्यू छुपते छुपाते दोनों तरफ देखते हुए सेफ हाउस की उस एक लॉबी की तरफ जाता है। वहाँ खड़े खड़े लीन्यू सोचता है, आखिर कितने एलियन मॉन्स्टर घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। उतने में ही सुपरवाइजर वैंग और बाकी के एम्प्लॉय लीन्यू की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। उनके पीछे 3 मॉन्स्टर्स भी पड़े होते हैं। सुपरवाइजर वैंग ने चिल्लाकर कहा, मेरी हेल्प करो, हेल्प करो। लीन्यू सोचता है, क्या सुपरवाइजर वैंग? लीन्यू अपने हाथ से वही गियर फेंकते हुए सोचता है, इसे भूल जाओ, सबसे पहले जान बचाना जरूरी है। वो गियर सीधा मॉन्स्टर के मुंह पर लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर जोर से रोर करने लगता है। तभी कोई एम्प्लॉय ने सेफ हाउस के दरवाजे से चिल्लाकर कहा, सब जल्दी यहाँ आ जाओ। फिर लीन्यू ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, सेफ हाउस में प्रवेश करो। अभी भी सभी मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे आ रहे थे। लीन्यू भी उनके साथ भागते हुए सोचता है, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर का सामना कर पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं सेफ हाउस में जाकर बैकअप का इंतजार करूं। तभी सुपरवाइजर वैंग ने लीन्यू को पीछे की तरफ धक्का देके रोकते हुए कहा, तुम पीछे का हिस्सा संभालो। सुपरवाइजर वैंग ने चिल्लाकर कहा, आखिरकार तुम जैसे कचरे का सिर्फ एक ही उपयोग होता है। तभी लीन्यू नीचे गिर जाता है, पर वो उसके ऊपर एक मॉन्स्टर आ चुका होता है। लीन्यू दांत भींचकर अफसोस करते हुए चिल्लाता है, धिक्कार है, तुम कमीनो। लेकिन फिर कोई रास्ता न होने पर लेटे हुए ही लीन्यू मॉन्स्टर को पीछे से लात मारता है। लीन्यू सोचता है, इस मॉन्स्टर की प्रेजेंस इतनी अच्छी तरह छिपी हुई है, अगर मैंने एक पल के लिए भी अपना गार्ड डाउन कर दिया तो मैं इसका पता खो दूंगा। फिर लीन्यू खड़े होकर फिर से सेफ रूम की तरफ भागता है। सामने एक आदमी ने दरवाजा खुला रखा होता है, पर सुपरवाइजर वैंग ने चिल्लाकर कहा, उस हारे हुए व्यक्ति की चिंता मत करो, दरवाजा बंद करो, जल्दी करो। सुपरवाइजर की ये बात सुनकर लीन्यू ने चिल्लाकर कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरा इंतजार करो। लेकिन लीन्यू के पहुंचते तक तो वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। लीन्यू ने चिल्लाकर कहा, मेरा इंतजार करो। अंदर से सुपरवाइजर वांग ने चिल्लाकर कहा, उस कचरे इंसान को नजरअंदाज करो, अगर वो मर जाता है तो हम पर से एक बोझ कम हो जाएगा। ये सुनने के बाद लीन्यू ने चिल्लाते हुए कहा, तुम बिल्कुल कमीने हो। लीन्यू ने चिल्लाते हुए कहा, धिक्कार है, दरवाजा खोलें, इसे अभी के अभी खोलो। अभी भी लीन्यू दरवाजा पीटता रहता है, पर अचानक ही उसके पीछे मॉन्स्टर की शैडो आ जाती है। लीन्यू पीछे मुड़कर उसे देखता है तो उसकी आंखों में डर देखा जा सकता है। पीछे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर उसे खाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। लीन्यू सोचता है, वो तो 4 हैं और वो सभी तो कोऑर्डिनेट करना जानते हैं। हताश होते हुए लीन्यू सोचता है, अब दरवाजा खुलने का कोई चांस नहीं है, भागने के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे लड़ना ही होगा। फिर लीन्यू सोल्जर की लड़ाई की यादों को याद करता है। लीन्यू सोचता है, फ्रंट लाइन पर तैनात वॉरियर को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो और भी अधिक कठिन है। वो अपने भय पर विजय प्राप्त करके एनिमी के साथ फाइट करते हैं। लीन्यू मुंह बिगाड़ते हुए सोचता है, हालांकि मुझे उनकी स्किल विरासत में मिली है, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। लीन्यू दांत भींचते हुए सोचता है, इसके अलावा मेरी सिस्टर अभी भी मेरा इंतजार कर रही है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। फिर तुरंत ही एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने बढ़ता
आता है तो लिन यू सोचता है मैं तुमसे ही स्टार्ट करूंगा। लिन यू के ऐसे सामने हमला करने आते देख के मॉन्स्टर भी एक पल के लिए रुक जाता है। लिन ये खुद के सामने ही खुद को गायब करने लगता है। ये देखकर लिन यू सोचता है क्योंकि ये एक रियल बैटल है इसलिए मिलिट्री मार्शल आर्ट में मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। यदि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ फोकस करूं तो मैं एनर्जी के फ्लक्चुएशन का पता लगा सकता हूं। तभी लिन यू मॉन्स्टर पर हमला करता है तो मॉन्स्टर बच जाता है, पर लिन यू को मॉन्स्टर के पेट के पास एक ब्लैक शैडो से भरा हुआ कोर दिखता है। लिन यू सोचता है यही तो उसकी कमजोरी है। लिन यू उसी जगह पर तुरंत ही अपने मॉन्स्टर क्लॉ से उस मॉन्स्टर के पेट पर हमला कर देता है। उतने में ही दूसरा मॉन्स्टर भी लिन यू की तरफ हमला करने आता है। लिन यू सोचता है ओह दूसरा पहुंच गया। फिर वो तुरंत ही अपने मॉन्स्टर क्लॉ से दूसरे मॉन्स्टर पर हवा में ही उसी जगह हमला करता है। उस हमले की वजह से मॉन्स्टर की चीखें निकल जाती हैं। लिन यू सोचता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। फिर वो दोनों मॉन्स्टर वहाँ पास ही नीचे गिर जाता है। फिर वो एक दूसरे मॉन्स्टर की तरफ अपने क्लॉ को बढ़ाता है। वो उस मॉन्स्टर के सर पर मुक्का मारता है जिसके कारण मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल जाता है। लिन यू एटीट्यूड में सोचता है अभी सिर्फ 2 बचे हैं। फिर जब लिन यू मुड़कर देखता है तो वो दोनों मॉन्स्टर ही गायब हो चुके होते हैं। लिन यू सोचता है वो गायब हो गए। फिर लिन यू उन्हें ढूंढते हुए वहीं खड़ा होकर चारों तरफ देखते हुए सोचता है बाकी 2 तो बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे उनकी एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। लिन यू सोचता है वो निश्चित रूप से अभी भी यहीं हैं। मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। फिर लिन यू आंखें बंद करके सोचता है शांत रहो, मुझे कोई ना कोई ओपनिंग जरूर मिल जाएगी। फिर लिन यू शांत होते हुए मॉन्स्टर की अपीयरेंस को महसूस करने की कोशिश करता है। फिर वो 2 मिनट ऐसे ही आंखें बंद करके खड़ा रहता है। फिर अचानक ही उसे खून टपकने की आवाज आती है। वहीं ऊपर से उसे मॉन्स्टर की एनर्जी का एहसास होता है। तभी लिन यू ऊपर की तरफ देख के फुसफुसाया मैंने तुमको ढूंढ लिया। फिर लिन यू के ऊपर की दीवार पर भागते हुए चढ़कर सीधा अपने क्लॉ को मॉन्स्टर के सर पर जोर से हमला कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर के सर से हद से ज्यादा खून निकल जाता है। तभी लिन यू के पीछे दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन लिन यू को उसके होने का एहसास हो जाता है। लिन यू सोचता है ओह मेरे पीछे कुछ तो है। उतने में ही वो मॉन्स्टर लिन यू पर हमला करके गायब हो जाता है। मॉन्स्टर के उस हमले से लिन यू का लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है जिसके कारण लिन यू दूसरे हाथ से उस घाव को दबाते हुए चीख रहा होता है। लिन यू ने दर्द में फुसफुसाया तुम कमीने मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। लिन यू ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा मेरा बायां हाथ लगभग बेकार हो गया है। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही वो गायब हुआ मॉन्स्टर लिन यू के सामने से फिर से गायब होने लगता है। उसे देखकर लिन यू ने कहा वो फिर से गायब हो गया लेकिन तुम इस बार मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे। फिर लिन यू के सामने ऊपर से खून गिरता दिखता है। लिन यू उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है। ओह मेरे ऊपर। लिन यू ने ऊपर देखा जिसके पंजे से उसका खून गिर रहा होता है। फिर लिन यू के मॉन्स्टर की आंखें बहुत ज्यादा ब्लड लस्ट और गुस्से से भरी लाल और डरावनी होती हैं। फिर लिन यू ने लड़ने के लिए रेडी होते हुए मुस्कुराकर कहा मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैंने जानबूझकर तुम्हारे पंजों को अपने खून से लथपथ होने दिया था। उतने में ही मॉन्स्टर लिन यू पर टूट पड़ता है, पर डरने की बजाय लिन यू भी उस पर हमला करने के लिए कूदता है। दोनों एक साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन लिन यू अपने क्लॉ से हमला करके स्टाइल से नीचे उतरता है। फिर अचानक ही लिन यू की सांस फूलने लगती है, जिससे लिन यू हकलाने लगता है। लिन यू ने हकलाते हुए फुसफुसाया, मैं अभी नहीं गिर सकता। लिन यू ने मुश्किल से आंखें खुली रखते हुए कहा, मुझे जल्दी करनी होगी। लेकिन अगले ही पल लिन यू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर मॉन्स्टर के अंदर से ब्लैक शैडो की लपटें निकलने लगती हैं। वो ब्लैक शैडो तुरंत ही लिन यू के सर के अंदर जाने लगती है। फिर पता नहीं कि कितना वक्त बीत चुका था, लेकिन उस जगह पर बचाव करने के लिए आर्मी की टीम आ रही होती है, जिनके हाथ में वेपन और टॉर्च होती है। किसी ने कहा, सेफ हाउस यहाँ से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर है। उनमें से सफेद बालों वाले सोल्जर ने कहा, आगे किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी का संदेह है, तो सभी लोग सतर्क रहें। फिर वहाँ एक मास्क वाला सोल्जर कुछ देखकर सामने कुछ देखकर चौंकते हुए कहा, ये तो। लेकिन फिर वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही वो सोल्जर टॉर्च लाइट उस दिशा में करते हैं तो उन्हें सामने पड़ा हुआ लिन यू और मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसी मास्क वाले सोल्जर ने कहा, ओ गॉड, अब कोई ये मत कहना कि इस लड़के ने खुद इन सबको मारा है। बाहर से सोल्जर की आवाज सुनकर घबराया हुआ
सुपरवाइजर वैंग सेफ रूम से भागकर बाहर निकलता है। सुपरवाइजर वैंग ने घबराते हुए कहा, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, क्या सभी मॉन्स्टर मर चुके हैं? सफेद बालों वाले कमांडर ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, अब सब सेफ है, सभी लोग कॉम्बैट प्रिपरेशन बनाए रखें। टीम 1 बचे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए असिस्ट करे। टीम 2 आसपास की जगहों को स्कैन करे। फिर वो सफेद बाल वाले कमांडर ने नीचे बैठकर मॉन्स्टर को देखते हुए कहा, उसके घाव अनियमित और भद्दे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये किसी नॉर्मल वेपन से हुए हों। तभी एक सोल्जर ने चिल्लाते हुए कहा, कैप्टन, ये लड़का अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो सफेद बाल वाला कैप्टन चौंक जाता है। उतने में ही सुपरवाइजर वैंग ने लिन यू के मॉन्स्टर क्लॉ देखकर डर जाता है। तुरंत ही सुपरवाइजर वैंग ने डर के कारण चिल्लाते हुए कहा, उसके हाथ। फिर लिन यू के मॉन्स्टर क्लॉ अभी भी वैसे ही मॉन्स्टर की तरह होते हैं। तभी वो बचाव करने वाले सोल्जर सभी अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं। तभी भाले वाले सोल्जर ने कहा, म्यूटेशन हुआ है, वो तो करप्ट हो गया है। पीछे खड़े स्वॉर्ड वाले सोल्जर ने कहा, कैप्टन, हमें उसे तुरंत खत्म करना होगा जब तक वो बेहोश है, वरना वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। तभी कैप्टन ने हाथ का इशारा करके सभी को शांत करते हुए कहा, रुको, उसके हाथ बदल रहे हैं। सुपरवाइजर वैंग ने चिल्लाते हुए कहा, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर वो जाग गया तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन कैप्टन उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। कैप्टन को शांत देख के सुपरवाइजर वैंग दांत भींचते हुए सोचता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, वरना उसे जान से मारने की मेरी कोशिश का सीक्रेट खुल जाएगी। तभी अगले ही पल कैप्टन ने सुपरवाइजर वैंग के गले पर अपनी स्वॉर्ड रखती होती है, जिससे सुपरवाइजर के पसीने छूट जाते हैं। कैप्टन ने सख्ती से कहा, चुप रहो, एक अन्य शब्द बोला तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगा। पर स्वॉर्ड लगने के डर से सुपरवाइजर वैंग 2 कदम पीछे खिसक जाता है। कैप्टन अपनी स्वॉर्ड वैसे ही पकड़े हुए लिन यू की तरफ लगता है। कैप्टन ने शांत होते हुए कहा, यहाँ के निशान और उसकी फिंगर के बीच बचे मांस और स्केल सभी इस बात का संकेत देते हैं कि उसी लड़के ने 4 मिराज स्केल मॉन्स्टर को मारा है। उनमें से एक सोल्जर ने कहा, हमारी पूरी टीम को भी एक साथ 4 मिराज स्केल मॉन्स्टर से निपटने में मुश्किल होती, फिर भी इस लड़के ने ये काम अकेले ही कर दिखाया। तभी सुपरवाइजर वैंग ने कैप्टन के पीछे से चिल्लाकर कहा, इस लड़के का वाइटैलिटी स्कोर केवल 0.68 है। अगर वो करप्ट नहीं होता तो ऐसा कैसे कर सकता था? एहतियात के तौर पर उसे मार देना ही बेहतर है। तभी कैप्टन ने जमीन पर बेहोश पड़े लिन यू के नॉर्मल हुए हाथ को देख के सोचता है, 4 मिराज स्केल मॉन्स्टर को 0.68 के स्कोर के साथ सोलो फाइट करना, क्या वो उन लेजेंडरी प्रोडिजीज में से एक हो सकता है? कैप्टन ने तिरछी नजर से वैंग की तरफ देखते हुए कहा, ट्रू करप्शन इरिवर्सिबल है, उसका ठीक हो जाना ही उसके नॉर्मल होने का सबूत है। तुमको इसे मारने की इतनी जल्दी किस बात की है? सुपरवाइजर वैंग घबराकर शांत होते हुए कहा, मुझे बस सबकी सेफ्टी की चिंता थी। वो तभी कैप्टन के ऑर्डर करके उसकी टीम लिन यू को उठाकर ले जाने लगती है। लिन यू को बसाता हुआ देख के सुपरवाइजर वैंग हताशा में देखता रह जाता है। कैप्टन ने बाहर जाते हुए हाथ से इशारा करते हुए कहा, इस समय हमारे पास सैनिकों की कमी है, हमें हाई कॉम्बैट पावर स्किल वाले टैलेंटेड लोगों की सख्त जरूरत है। हम उस लड़के को अपनी हिरासत में ले रहे हैं, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर कुछ घंटों बाद का हॉस्पिटल का सीन होता है। लिन यू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होता है। शायद वो अभी भी बेहोश या फिर सो रहा होता है। फिर लिन यू को ऐसा लगता है कि उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, जिससे वो अचानक से जग जाता है। लिन यू सोचता है, ये कैसी आवाज है? फिर लिन यू तुरंत ही उठकर खड़े होके सोचता है, क्या ये एक हॉस्पिटल है? तभी उसके सामने खड़े कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स करो, अब तुम सेफ हो। लिन यू ने हैरान होते हुए कहा, आप कौन हैं? कैप्टन ने अपना आईडी बैज दिखाते हुए कहा, मैं चेन झैन हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट के करप्शन क्लीन अप स्क्वाड का कैप्टन। चेन झैन ने अपना आईडी जेब में रखते हुए कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। कल रात मॉन्स्टर के हमले के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल थे। हम समय पर पहुँचकर सबको बचा नहीं पाए, जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई। उसके लिए मुझे माफ करें। लिन यू ने शांत बैठे हुए कहा, ये सब इतनी अचानक हुआ कि आप भी कुछ नहीं कर सकते थे। चेन झैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुमने अकेले ही 4 मिराज स्केल मॉन्स्टर को हराया, उनमें से एक तो इलीट लेवल का था। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लिन यू कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही चेन झैन ने करीब आते हुए कहा, क्या आप वॉरियर बनना चाहते हैं? क्या हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? एक पल में ही लिन यू ने खुश होते हुए कहा, मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ? चेन झैन हैरान होते हुए कहा, ज्यादातर लोग तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, पर तुम इतने
एक्साइटेड क्यों है? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से तुमको वॉरियर बनना ही है? लिन यू ने फ्रंटलाइन के बारे में सोचते हुए कहा, मैंने क्रेमेटोरियम पर बहुत सारे मॉन्स्टर और ब्रेवली से सैक्रिफाइस देने वाले वॉरियर देखे हैं। आजकल ज्यादा वॉरियर अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दे रहे हैं। मरने का इंतजार करते हुए बैठे रहने के बजाय फिर एक पल रुकने के बाद लिन यू ने अपनी बीमार बहन को याद करते हुए कहा, मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए फाइट करना पसंद करूंगा। चेंज हैन ने लिन यू के कंधे पर खुशी से हाथ रख के कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन स्क्वाड में ज्वाइन होने से पहले तुमको वॉरियर सिलेक्शन ट्रायल पास करना होगा। चेंज हैन शांत होते हुए सोचता है, इस लड़के में न केवल स्किल है बल्कि अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस देने का दृढ़ निश्चय भी है। उसमें ग्रेट पोटेंशियल है। लिन यू ने उदास होते हुए कहा, इस ट्रायल में भाग लेने के लिए पर्सनल वाइटैलिटी स्कोर 3 या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही चेंज हैन ने अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर बेड पर पटक कर बका, अब तुम क्वालिफाई हो। लिन यू ने मन ही मन उस लेटर में लिखा हुआ पढ़ा, मैं अपकमिंग वॉरियर सिलेक्शन ट्रायल में लिन यू की पार्टिसिपेटिंग की सिफारिश करता हूँ। चेंज हैन। फिर चेंज हैन खुश होकर जाते हुए कहा, सिलेक्शन ट्रायल 1 महीने में शुरू होगा। बाहर जाकर चेंज हैन ने दरवाजा बंद करने से पहले कहा, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। वो इतना कहते हुए दरवाजा बंद करके निकल जाता है। तभी लिन यू खुश होते हुए लेटर को देखता रहता है। लिन यू ने खुद से फुसफुसाया, वॉरियर बनने का मतलब है बेस्ट मेडिकल रिसोर्स तक एक्सेस। फिर शायद मेरी सिस्टर की बीमारी का इलाज मिल जाए। तभी सिस्टम स्क्रीन से आवाज आती है, इलीट लेवल मिराज स्केल मॉन्स्टर की सोल की मेमोरी प्राप्त की गई। लिन यू ने हैरान होते हुए कहा, ओ, कल वाले मॉन्स्टर की सोल। फिर सिस्टम स्क्रीन में लिन यू को 3 ऑप्शन दिखते हैं। उसके साथ ही सिस्टम स्क्रीन में से आवाज आती है, प्लीज कल्टीवेशन करने के लिए एक एबिलिटी को चूज करें। लिन यू ने चौंकते हुए कहा, ग्रेट, कल की मेरी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। लिन यू ने ठुड्डी खुजाते हुए कहा, मुझे किसे चुनना चाहिए? लिन यू ने मॉन्स्टर के आर्मर को याद करते हुए फुसफुसाया, हार्ड स्केल आर्मर डैमेज को रोक सकता है। लिन यू ने मॉन्स्टर के क्लॉ वाली एबिलिटी के बारे में सोचते हुए फुसफुसाया, शार्प क्लॉज को बढ़ाने से मेरी आक्रमण शक्ति पहले से ज्यादा भी बढ़ सकती है। लिन यू ने मॉन्स्टर की प्रेजेंस कैमोफ्लाज के बारे में सोचते हुए फुसफुसाया, प्रेजेंस कैमोफ्लाज। इतना कहते हुए वो इस पल को याद करता है जब वो मॉन्स्टर गायब था और उसके हाथ से खून टपक रहा था। लिन यू ने यादों से बाहर आकर मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, अगर खून की वो कुछ बूंदें न होती तो वो इलीट लेवल प्रेजेंस कैमोफ्लाज पूरी तरह से फ्लॉलेस था, इसीलिए मैं उसे चुनता हूँ। फिर लिन यू उस प्रेजेंस कैमोफ्लाज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के अगले ही पल फिर लिन यू को प्रेजेंस कैमोफ्लाज की स्किल मिल जाती है, जिसके कारण उसके आसपास ब्लैक और व्हाइट शैडो की पतली फ्लेम उठने लगती है। उसके साथ ही सिस्टम नोटिफिकेशन शो होता है जिसमें प्रेजेंस कैमोफ्लाज की ड्यूरेशन होस्ट के फिजिकल स्टैमिना पर डिपेंड करेगी। फिर अगले ही पल सिस्टम से आवाज आती है, होस्ट अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से छिपाकर एनवायरनमेंट में घुल मिल सकता है। इतना सुनते ही फिर लिन यू अपना हाथ गायब करने लगता है। लिन यू ने अपने आधे गायब हुए हाथ को देखते हुए कहा, अभी तक कैमोफ्लाज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ है, लगता है मुझे अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर अचानक ही सिस्टम स्क्रीन में इंफॉर्मेशन दिखने लगती है। सिस्टम स्क्रीन में लिखा होता है, बिगिनर मिलिट्री मार्शल आर्ट लेवल 2, फिजिकल स्टैमिना में 20% की वृद्धि करता है, ओपोनेंट की वीकनेस की पहचान करता है, एनिमी के हमले की डायरेक्शन का 0.5 सेकंड पहले ही अनुमान लगा लेता है। तभी लिन यू ने हाथ हिलाकर उसे बदलने या फिर हटाने की कोशिश की थी। उसी वक्त सिस्टम स्क्रीन में लिखा हुआ आता है, शार्प क्लॉज लेवल 1, हाथ से किए जाने वाले अटैक की पावर में 5% का इनहैंस करता है, एनिमी को चीरने वाला डैमेज पहुंचाता है। प्रेजेंस कैमोफ्लाज लेवल 1, पर्सनल प्रेजेंस को छुपाता है, स्थिर रहने पर सेमी ट्रांसपेरेंट और गतिमान होने पर ब्लरिंग प्रदान करता है। ड्यूरेशन मैक्सिमम स्टैमिना के 50% के बराबर है। एक के बाद एक ऐसे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद लिन यू ने चौंकते हुए फुसफुसाया, हालांकि मैं अभी सोल डेवोरर का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने करंट स्किल को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक ट्रेन करना होगा। लिन यू ने खुश होकर मुठ्ठियां भींचते हुए फुसफुसाया, अगले हफ्ते झैंग यांग के साथ होने वाले मेरे ड्यूअल के लिए मेरे पास एक हिडन ट्रम्प कार्ड
याद है। फिर लीनियो बगीचे या किसी जंगल में जाके अपनी प्रेजेंस कैमोफ्लेज स्किल को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। लीनियो सोचता है प्रेजेंस कैमोफ्लेज केवल गायब होना नहीं है, बल्कि ये एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाने के बारे में है। फिर लीनियो जब कैमोफ्लेज की इनविजिबल पोजीशन में होता है, तब चिड़िया आकर उसके कंधे पर बैठ जाती है, जिसके कारण लीनियो डिसअपॉइंट हो जाता है। लीनियो हताश होते हुए फुसफुसाया, बहुत बेकार, मैं तो एक चिड़िया को भी बेवकूफ नहीं बना पा रहा हूँ, फिर से करता हूँ। फिर लीनियो ध्यान करने बैठ जाता है और उसकी पावर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो ठीक से गायब होने लगता है। शायद लीनियो देर रात तक वहीं बैठे हुए प्रैक्टिस करता रहता है। इतनी प्रैक्टिस के बाद लीनियो ने खुद से ही फुसफुसाया, मुझे अपनी एनर्जी को यथासंभव कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ठीक उन मॉन्स्टर्स की तरह ही। कुछ देर बाद अपनी प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड होने के बाद लीनियो ने अपने ध्यान से जागते हुए फुसफुसाया, मेरी प्रेजेंस कैमोफ्लेज की स्किल की रेंज और लेवल बढ़ता जा रहा है, मैं आगे भी इसी मेथड का उपयोग करता रहूंगा। फिर लीनियो अपनी एवरग्रीन एकेडमी के डोम के अपने रूम में आ चुका होता है। वहाँ एक मिरर के सामने खड़े होकर मिरर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपनी प्रेजेंस कैमोफ्लेज स्किल को यूज करने की सोचता है। फिर जैसे ही उसका हाथ मिरर को छूता है, वो अपने हाथ को देखता है। उसके अगले ही पल स्किल एक्टिव करने से उसके हाथ में से ब्लैक शैडो निकलने लगती है। उसके साथ लीनियो आधा गायब होने लगता है। लीनियो ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, मेरी बॉडी का आधा हिस्सा पहले से ही इनविजिबल हो गया है, बस दूसरा हिस्सा। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही सिस्टम से आवाज आती है, प्रेजेंस कैमोफ्लेज लेवल 1 प्रोफिशिएंसी में 5% का इंक्रीज हुआ। ये सुनने के अगले ही पल लीनियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये कर लिया है। लीनियो ने थोड़ा गुस्से में लिनशिन की बुक की तरफ देखते हुए कहा, झैनयांग, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कचरा कौन है। फिर ड्यूल के दिन एवरग्रीन एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड में वहाँ के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ड्यूल देखने के लिए बैठे होते हैं। वहीं नीचे ग्राउंड के पास जाओले और झैंगयांग खड़े होते हैं। किसी स्टूडेंट ने कहा, मैं पहली बार पब्लिक ड्यूल देख रहा हूँ। लिनियो को सिर्फ निष्कासित ही नहीं किया जाएगा, वो अपनी सारी डिग्निटी खो देगा। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, 0.68 की वाइटैलिटी पावर स्कोर वाला एक बेकार सा इंसान झैंगयांग से लड़ रहा है, क्या ये वन साइडेड नरसंहार नहीं होगा? लिनसीन ने ऑडियंस में बैठी हुई चिंता में कहा, लिन्यू पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर है, क्या तुमको नहीं लगता कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, है ना? झाओले ने हंसते हुए कहा, बॉस झैंग स्टेज पर सारे ट्रैप बिछे हुए हैं, हम गारंटी देते हैं कि लिन्यू आज जिंदा नहीं बचेगा। इतना सुनते ही फिर झैंगयांग अपनी जगह से कूदकर ग्राउंड में चला जाता है, पर लैंड होने से पहले ही अपनी फ्लेम एबिलिटी ऑन करके एटीट्यूड दिखाने लगता है। झैंगयांग ने हंसते हुए कहा, लिन्यू, वो बेकार का लड़का कहाँ है? क्या वो इतना डर गया कि स्कूल ही छोड़कर भाग गया? तभी टीचर ने शांत रहते हुए कहा, अरे उस लड़के लिन्यू को अपनी औकात का बिल्कुल भी पता नहीं था, अब तो उसे पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी बाहर से अंदर की तरफ धूप पड़ रही होती है, इसीलिए अंदर आते हुए लिन्यू की शैडो दिखती है, लेकिन इस बार लिन्यू फुल एटीट्यूड में अंदर एंट्री मारता है। उसके साथ बिना वक्त गवाए नॉर्मली सीढ़ियां चढ़ के लेकिन फुल कॉन्फिडेंस में स्टेज पर जाता है। स्टेज पर पहुंचते ही वो चारों तरफ जमा हुए स्टूडेंट्स को देखता है। लिन्यू सोचता है, अखाड़े के किनारे पर फर्श की पट्टियों का कलर कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी झैंगयांग ने उकसाते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए, मुझे लगा था कि तुम डर के मारे पीछे हट गए थे। लिन्यू ने एटीट्यूड में मुस्कुराकर कहा, तुमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम घुटनों के बल बैठकर माफी कैसे मांगोगे। झैंगयांग गुस्से में चिल्लाकर कहा, कितना घमंड भरा दावा करते हो, अब जल्दी मर जाओ। इतना चिल्लाते हुए झैंगयांग मुट्ठा बनाकर लिन्यू पर हमला करने के लिए पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, पर जैसे ही झैंगयांग का मुट्ठा लिन्यू के पास पहुंचता है तो लिन्यू हमले से बचने के लिए सिर्फ हल्का सा साइड हट जाता है। ये देखकर झैंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉज कर रहे हो, देखते हैं तुम कब तक ऐसा कर पाते हो। फिर झैंगयांग लगातार लिन्यू के सामने खड़े रहकर पंच मारता है, जिसे लिन्यू अपने दोनों हाथों को बीच में लाकर ब्लॉक करता है। तभी झाओले ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, उसे कुचल दो ब्रदर झैंग, उस कचड़े को तुम्हारी पावर का डिफरेंस दिखाओ। तभी पीछे हटते हुए लिन्यू का पैर एक रेड कलर की टाइल्स पर पड़ता है। उसके अगले ही पल, कुछ हो उससे पहले ही, झैंगयांग ने चिल्लाते हुए कहा, अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है ना? उसके साथ ही झैंगयांग हवा में उछलकर जोर से पंच मारने वाला होता है, पर लैंड होने से पहले हवा में ही अपनी फायर वाली एबिलिटी को यूज करता है, जिसके कारण उसके आसपास आग की लपटें आ जाती हैं। उसकी आंखों में भी आग जलने लगती है। झैंगयांग ने चिल्लाकर कहा, यही मुट्ठा तुम्हारा एक्सपल्शन लेटर होगा। जैसे ही वो फ्लेम में घिरा हुआ पंच लिन्यू की बॉडी को लगने वाला होता है कि तभी लिन्यू मुस्कुराता है। लिन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वो पल है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगले ही पल तभी लिन्यू इनविजिबल पोजीशन में कन्वर्ट
चौपट हो जाता है, जिसके कारण झांग यांग का वो पंच उसके आर पार निकल जाता है। झांग यांग हैरान होते हुए कहता है, ये कैसे हुआ? ऐसे बचता देखकर ऑडियंस में खड़ी लिन सीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लिन सीन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गायब हो गया? ये कैसी एबिलिटी है? ओ गॉड, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि लिन यू सच में ऐसी कोई बात छुपा रहा था। झांग यांग ने गुस्से में मुठियां भींचते हुए कहा, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम इस तरह की चीप ट्रिक से जीत सकते हो? फिर झांग यांग ने हद से ज्यादा तेजी से पीछे घूमते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन लिन यू तो वहाँ पर होता ही नहीं है। फिर लिन यू अचानक ही पीछे से झांग यांग पर मॉन्स्टर क्लॉ से हमला कर देता है, जिससे झांग यांग की चीखें निकल जाती हैं। तभी झांग यांग अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन इस हमले से उसकी पीठ पर गहरे घाव हो चुके होते हैं। झांग यांग ने दर्द के बावजूद शांत रहते हुए कहा, तुम हरामखोरो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर झांग यांग ने झाओले की तरफ हाथ से इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, सभी ट्रैप को एक्टिवेट करो, अभी के अभी बाहर निकालो। झाओले खुश होते हुए कहा, यस बॉस। तभी अरीना ग्राउंड की इलेक्ट्रिक करंट के साथ फेंसिंग ग्राउंड की बॉर्डर से बाहर निकलकर अरीना को घेर लेती है। फिर ग्राउंड की बॉर्डर के पास वाले कुछ ग्राउंड ब्लॉक में से फायर निकलने लगती है। फिर कुछ ही पलों में ग्राउंड के चारों तरफ आग फैल के एक छोटा सर्कल बन जाता है, उसके साथ फेंसिंग भी होती है। झांग यांग उन सब के बीच ग्राउंड में खड़ा होता है। लिन यू अभी भी इनविजिबल होता है। झांग यांग चिल्लाते हुए कहता है, अब देखते हैं तुम कब तक और कहां तक भाग सकते हो लिन यू। ये सभी ट्रैप देखकर उस टीचर ने चिल्लाकर कहा, रुको, ये तो इस ड्यूअल के नियमों का उल्लंघन है। झांग यांग हंसते हुए कहा, यहाँ के नियम मैं ही बनाता हूँ। तभी अगले ही पल लिन यू उसके पास से निकलता है। झांग यांग उसे देखकर हंसने लगता है। झांग यांग डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगले ही पल फिर ज़ेंग यांग तुरंत ही लिन यू को मुक्का मारता है, पर लिन यू पीछे की तरफ डॉज करके उसके हमले से बच जाता है। लिन यू गुस्सा होते हुए सोचता है, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर ड्यूल नहीं जीत सकता, मुझे उसकी कमजोरी ढूंढ कर उसे तोड़ना होगा। उतने में ही ज़ेंग यांग अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके लिन यू पर हमला करने के लिए भागते हुए आगे आता है। अभी भी लिन यू वहीं खड़े होकर उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। लिन यू सोचता है, उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है, क्या आर्मर ने सब कुछ ढक रखा है? मुझे सोर्स का पता लगाकर एनर्जी फ्लो को बंद करना होगा। तभी लिन यू को ज़ेंग यांग के आर्मर के बीचों बीच वीक पॉइंट दिखने लगता है। जब ज़ेंग यांग उस पर हमला करने पहुंचने वाला होता है, लिन यू सोचता है, ओह ये उनकी डांटियन में है। तभी ज़ेंग यांग लिन यू पर हमला करने के लिए बहुत करीब आ चुका होता है, पर अभी लिन यू गायब होने की एबिलिटी का यूज करके हल्का सा साइड हट के बच जाता है। ज़ेंग यांग ने दांत भींचते हुए कहा, वो फिर गायब हो गया। ज़ेंग यांग ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, तुम्हें तो सिर्फ चीप ट्रिक यूज करना ही आता है। उतने में ही लिन यू अपने मॉन्स्टर क्लॉज से ज़ेंग यांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ेंग यांग को एहसास हो जाता है, जिस कारण वो अपना एनर्जी आर्मर एक्टिवेट कर देता है, लेकिन अटैक सीधा उसके वीक पॉइंट पर हमला कर देता है। लेकिन लिन यू के हमले के बावजूद ज़ेंग यांग की शील्ड वैसी की वैसी ही होती है। ज़ेंग यांग को बस हल्का सा झटका लगता है। लिन यू सोचता है, मेरे शार्प क्लॉज भी इसे भेद नहीं सकते हैं। फिर ज़ेंग यांग ने डरावनी हंसते हुए कहा, ये ए रैंक डिफेंस है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी गंदी चालें मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक इंतजार करना होगा। लिन यू पीछे हटते हुए सोचता है, लगता है मुझे एक और अवसर मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा आर्मर वास्तव में कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ ही लिन यू प्रेजेंस केमोफ्लाज एबिलिटी यूज करना शुरू कर देता है। लिन यू पूरी तरह से गायब रहकर हमला करने की तैयारी करते हुए सोचता है, अटैक का निशान छूटने का मतलब है कि आर्मर की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की एक लिमिट है। अगर शार्प क्लॉज काम नहीं आए तो मैं इसे तोड़ने के लिए अपनी मिलिट्री मार्शल आर्ट की ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। ज़ेंग यांग सोचता है, शांत रहकर ध्यान से देखो, मैं इस निकम्मे के खिलाफ कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। तभी अचानक ही लिन यू ज़ेंग यांग के सामने हवा में छलांग लगाते हुए आकर कूदते हुए उसे जोर से एक पंच मारता है उसी जगह पर इस बार भी कुछ नहीं होता है। ज़ेंग यांग बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहता है। तभी ज़ेंग यांग ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही, क्या तुम आज खाना खाना भूल गए थे? फिर ज़ेंग यांग अपने पंच से लिन यू पर हमला करता है, लेकिन लिन यू फिर से डॉज करके बचाव कर लेता है। फिर लिन यू गायब होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसके भागने की वजह से ज़ेंग यांग को वहाँ पर दो ब्लू कलर की हल्की लपटें दिख जाती हैं। ज़ेंग यांग सोचता है, ओह एनर्जी फ्लक्चुएशन। ज़ेंग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई। उतने में ही लिन यू फिर से सामने आकर उसी जगह पर मारता है, पर इस बार ज़ेंग यांग एक ही लात में लिन यू को उछालकर पीछे फेंक देता है। ज़ेंग यांग ने खुशी से चिल्ला
चिल्लाकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ये ए रैंक डिफेंस है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन वो काम नहीं आएगा। लीन्यू लात लगने से काफी धक्का लगता है पर वो खुद को संभाल लेता है। लीन्यू ने खुद से ही फुसफुसाया, ओह फिर से। फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं। लीन्यू फिर से उसी जगह पर मारता है और ज़ेंगियांग भी अपना मुक्का लीन्यू के सर पर मारता है, पर लीन्यू उसके हमले से बच जाता है। लीन्यू के इस बार के हमले से ज़ेंगियांग की शील्ड में कुछ क्रैक आ जाते हैं। लीन्यू सोचता है इसमें दरार पड़ गई, बस अब थोड़ा सा और। फिर लीन्यू दूसरी बार हमला करता है या फिर पहले के हमले से अपना हाथ पीछे ले रहा होता है, लेकिन ज़ेंगियांग उसे देख लेता है तो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। ज़ेंगियांग ने हाथ पर पकड़ कसते हुए कहा, अब तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स बेकार हैं, तो अब तुम मर जाओ। तभी लीन्यू सोचता है मैं अपने मिलिट्री मार्शल आर्ट से इसके किए जाने वाले इस हमले को सहन कर सकता हूँ। फिर तुरंत ही ज़ेंगियांग ने दूसरे हाथ से लीन्यू के मुंह पर जोर से मुक्का मारा होता है। मुक्का खाने के बाद तुरंत लीन्यू सोचता है अब यही समय है। फिर लीन्यू जोर से ज़ेंगियांग की एनर्जी शील्ड में उसी जगह पर मुक्का मारता है। इस बार वो इतनी जोर मारता है कि उसके मुक्के का पीठ के पीछे की शील्ड की तरफ भी झटका दे देता है। फिर ये देखकर ज़ेंगियांग टेंशन में आ जाता है कि उसकी शील्ड में बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं। तभी अगले ही पल उसकी शील्ड डीएक्टिवेट हो जाती है। ज़ेंगियांग ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बस गायब होकर छुप कर हमला कर सकते हो, इसीलिए तुम्हारी वाइटैलिटी पावर का स्कोर मात्र 0.68 है। तुम जैसे कायर कभी वॉरियर बनने के लायक नहीं। तभी लीन्यू एटीट्यूड में अपने मुंह से निकल रहे खून को साफ करते हुए उसके सामने चलते हुए आता है। लीन्यू ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं अब इनविजिबिलिटी या स्नीक अटैक करने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तभी लीन्यू अपने हाथों को मॉन्स्टर क्लॉज में बदलकर ज़ेंगियांग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लीन्यू ने गुस्से में कहा, हम इसे एक ही बार में सेटल करेंगे। ज़ेंगियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बुरी तरह से पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे वो तुच्छ क्लॉज मेरे आर्मर को खरोंच भी नहीं सकते। फिर लीन्यू ज़ेंगियांग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागते हुए जाने लगता है। लीन्यू ने चिल्लाकर कहा, अगर हम दोबारा कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। दूसरी तरफ से ज़ेंगियांग अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, ये आखिरी लात ही तुम्हारा एक्सपल्शन होगा। फिर लीन्यू और ज़ेंगियांग एक दूसरे के पास पहुंचता है, पर ज़ेंगियांग जंप मार के उसे किक मारने वाला होता है कि तभी लीन्यू अपने स्किल से उसके नेक्स्ट मूव को पहचानकर बच जाता है। तभी लीन्यू सोचता है वो लात जानलेवा थी, अच्छा हुआ कि मैंने अपने मिलिट्री मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करके उसका अनुमान लगा लिया। फिर लीन्यू तुरंत ही ज़ेंगियांग की शील्ड में फिर से उसी जगह पर मॉन्स्टर क्लॉज से अटैक करता है, लेकिन इस बार ज़ेंगियांग को चोट लगती है। लीन्यू ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं तुम्हारी हरकतों को नहीं देख सकता था। अगले ही पल ज़ेंगियांग की शील्ड टूटने लगती है। ये देखकर वो टेंशन में आकर थोड़ा डर जाता है। ज़ेंगियांग चिल्लाते हुए कहता है, तुमने तो। फिर ज़ेंगियांग की बॉडी पर लगी सारी शील्ड टूटने लगती है, जिसकी वजह से उसका डर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगले ही पल उसकी सारी शील्ड एक साथ टुकड़ों में बिखर जाती है। उसकी वजह से ज़ेंगियांग जोर से चिल्लाता है। फिर झांगियांग तुरंत ही दर्द से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तभी दर्द के कारण वो बहुत जोर से चीख रहा होता है। झांगियांग ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारी जैसे निकम्मे इंसान से कैसे हार सकता हूँ। तभी लीन्यू ने उसके सामने एटीट्यूड में खड़े रहकर कहा, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। झांगियांग ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आप तो। तुरंत ही झांगियांग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेहोश हो जाता है। झांगियांग को हारा हुआ देख के ऑडियंस में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। ब्राउन बाल वाले लड़के ने चौंकते हुए कहा, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या वाकई ये इतना घटिया इंसान जिसका वाइटैलिटी स्कोर 0.68 है? उसके पास बैठे लड़के ने खुश होते हुए कहा, ओह गॉड, लीन्यू तो बहुत जबरदस्त है। तभी उन्हीं के आगे नीचे की तरफ खड़ा झाऊ लेई ये फाइट देखकर शॉक के मारे उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। झाऊ लेई ने हकलाते हुए कहा, क्या झांगियांग हार गया? लिन सीन खुश होते हुए सोचती है, लिन यू, मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। फिर दो लोग जो ऑडियंस में किसी जगह चेयर में बैठ के फाइट देख रहे होते हैं, उनमें से एक एवरग्रीन एकेडमी बोर्ड मेंबर झांग जियांगवो होते हैं। झांग जियांगवो ने गुस्से में कहा, ये कितना एम्बैरेसमेंट है। मेरा बेटा उस व्यक्ति से कैसे हार सकता है जिसे हर कोई निकम्मा कचरा मानता है। दूसरा चश्मे वाला व्यक्ति एवरग्रीन एकेडमी के मामलों के डीन ली मेन्यू होते हैं। ली मेन्यू ने हैरान होते हुए कहा,
चेयरमैन, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस लड़के की तकनीकें एकेडमी द्वारा नहीं सिखाई गई थी। इसके अलावा उसकी बॉडी डिफॉर्म्ड है। मुझे नहीं पता कि वो किस प्रकार की अनऑर्थोडॉक्स मेथड का उपयोग कर रहा है। मैं नेक्स्ट वीक होने वाली फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान इसकी जांच करूंगा, फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। झैंग जियांगो ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, गुड। एकेडमी के नियमों का उल्लंघन करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ली मिन्यू ने हकलाते हुए कहा, निश्चिंत रहें चेयरमैन झैंग, मैं आपको निश्चित रूप से सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दूंगा। झैंग जियांगो ने गुस्से में मुंह खराब करते हुए कहा, उस लड़के के लिए तुम सिर्फ अपनी इग्नोरेंस को ही ब्लेम ठहरा सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोवोक करना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसी वक्त लिनियो अरीना ग्राउंड से नीचे उतर रहा होता है। अचानक ही उसकी जेब में रखी उसकी वॉच बजने लगती है। लिनियो जैसे ही जीव अपनी वॉच को पॉकेट से निकालता है, फिर तभी वॉच से कैप्टन चेन की आवाज आती है, आज से तुम क्रिमेटोरियम नंबर 1 में पार्ट टाइम काम करेंगे। वहाँ बहुत अधिक डेंजरस मॉन्स्टर की बॉडी और रिमेन्स को जलाया जाता है। खुद को प्रिपेयर और सेफ रखो। लिनियो सोचता है, ओह कैप्टन चेन का मैसेज। फिर लिनियो खुश होते हुए वॉच को देखकर सोचता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल क्रिमेटोरियम है। यहाँ न केवल सैलरी बेहतर है, बल्कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग सोल से मिलने और पहले से भी अधिक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। फिर तुरंत ही लिन्यू फुल एटीट्यूड में अरीना से निकलने लगता है। लिन्यू निकलते हुए सोचता है, अभी भी बहुत समय है, मैं पहले हॉस्पिटल जाकर अपनी सिस्टर से मिलूंगा। सिटी कुछ समय बाद बहुत बड़े सेंट्रल हॉस्पिटल का सीन दिखता है। वहाँ लिन्यू की सिस्टर को एक कमरे में ग्लास के बड़े से कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड के साथ रखा हुआ होता है। लिन्यू उस कमरे के बाहर से उसे देख रहा होता है। फिर नजदीक से दिखने पर पता चलता है कि उसकी सिस्टर को ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाया हुआ होता है और उसके हाथों पर भी हैंडल्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को एक जगह रखा जा सके। तभी लिन्यू ने खुद से फुसफुसाया, सिस्टर मैं यहाँ हूँ। तभी लिन्यू अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जब उसे बड़े उम्र के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। एक लड़के ने कहा, इतनी कम वाइटैलिटी के साथ तुम कुत्ते से भी बदतर हो, तुम जीवन भर क्रिपल ही रहोगे। दूसरे लड़के ने कहा, मेरे डैड ने कहा कि तुम्हारे जैसे इंसान का कोई फ्यूचर नहीं है। तभी इसकी सिस्टर ने भागते हुए आकर उन लड़कों पर चिल्ला कर कहा, मेरे भाई को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगी। एक लड़का भागते हुए कहा, भागो टाइग्रेस आ गई है। लिन्यू की बहन ने लिन्यू के सामने खड़े रहते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरे ब्रदर के बारे में अपशब्द बोलते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तभी लिन्यू अपनी बहन के पीछे से अपना सर बाहर निकालता है। लिन्यू ने हकलाते हुए कहा, सिस्टर गुस्सा मत करो। तभी उसकी सिस्टर ने उसे लॉलीपॉप देते हुए कहा, छोटे लिन्यू तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सबसे अच्छे हो। फिर लिन्यू ने अपनी यादों से बाहर आते हुए फुसफुसाया, सिस्टर तुमने बचपन से ही मेरी प्रोटेक्शन की है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, लिन्यू हमें तुम्हारी सिस्टर की हालत के बारे में बात करनी है। ये सुनकर लिन्यू तुरंत ही पीछे मुड़ता है। तभी वो डॉक्टर उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है। लिन्यू ने हैरान होते हुए कहा, बेझिझक कहिए डॉक्टर। डॉक्टर ने शांत रहते हुए कहा, जैसा कि तुम जानते हो तुम्हारी सिस्टर की इलनेस करप्टेड फूड के गलती से खाने करने के कारण हुई थी। फिलहाल मेडिकल पॉड केवल उसके बेसिक वाइटल साइंस को ही बनाए रख सकता है। डॉक्टर ने हताश होते हुए कहा, हाल ही में करप्शन बेहद बढ़ गया है, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक फैल गया है। इस रफ्तार से तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा आधा साल ही बचा है। ये सुनकर लिन्यू ने चौंक कर चिल्लाते हुए कहा, आधा साल? हम तो मेडिकेशन से इसे कंट्रोल कर रहे थे, तो अचानक ये इतना खराब कैसे हो गया? डॉक्टर ने शांत रहते हुए कहा, हमारे एनालिसिस के आधार पर वो इतने लंबे समय से दवा ले रही है कि संभवतः उसकी बॉडी में इसके प्रति रेजिस्टेंस एबिलिटी विकसित हो गई है। लिन्यू ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई और विकल्प नहीं है? जब तक इससे मेरी सिस्टर की जान बच सकती है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, एक रास्ता तो है, लेकिन फिलहाल ये बहुत रियलिस्टिक नहीं लगता। लिन्यू ने हकलाते हुए कहा, मुझे बताओ। डॉक्टर ने शांत होते हुए कहा, जब तक हमारे पास करप्शन को दबाने वाला सनस्टोन है तब तक शायद हम तुम्हारी सिस्टर की हालत बिगड़ने से रोक सके, लेकिन सनस्टोन एक नेशनल ट्रेजर है, इसे आसानी से नहीं लाया जाएगा। डॉक्टर ने लिन्यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तुम्हारी सिस्टर, जो एक प्रोडिजी प्रतिभा की धनी थी, जिन पर पूरे देश की कड़ी निगरानी थी, लेकिन कोमा में चली गई,
तब भी सरकार ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। फिर उनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए वो निश्चित रूप से अब भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिन यू ने अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी सिस्टर के प्राइसलेस टैलेंट को देखते हुए ये कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा कि उसने अपनी पूरी जेनरेशन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने उसके इलाज के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इसका कोई मतलब नहीं बनता। लिन यू ने हताश होते हुए कहा, कारण जो भी हो, चाहे वो सनस्टोन हो या कोई और मेथड हो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। फिर कुछ समय बाद क्रिमेटोरियम 1 का सीन दिखता है, जो कि पिछले वाले से थोड़ा बड़ा और अलग होता है। वहां पहुंचकर लिन यू रूम 3 की तरफ जा रहा होता है, तभी उसने वो अपनी रेगुलर वर्किंग आउटफिट भी पहना हुआ होता है। लिन यू रूम के शटल को खोलते समय सोचता है, हालांकि सनस्टोन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाकर एक वॉरियर बनना होगा। फिर लिन यू अंदर जाकर लाइन में अपने सामने रखी बॉडी को ध्यान से, सोल्जर और एक डॉक्टर को ध्यान से देखता है। लिन यू सोचता है, क्या फ्रंट लाइन पर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गए हैं? यहाँ कोई एलियन मॉन्स्टर नहीं है, केवल ह्यूमन रिमेन्स है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी है। फिर लिन यू ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, सीनियर प्लीज मुझे माफ करें। जब आंखें बंद करके जब लिन यू उन सभी से माफी मांग रहा होता है, तभी उसके पीछे वाले स्ट्रेचर में थोड़ी हलचल होती है। फिर अचानक ही एक करप्टेड ह्यूमन खड़ा होता है, जिसके अंदर से ब्लैक शैडो निकल रही होती है। फिर वो स्ट्रेचर से उठकर अपनी लाल आंखों और नुकीले दांतों के साथ लिन यू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिन यू को उसका एहसास हो जाता है, जिसके कारण लिन यू तुरंत ही पीछे मुड़ता है। लिन यू ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, ओह रिवाइव्ड क्रॉप। फिर तुरंत ही वो ज़ॉम्बी मैन उछलकर लिन यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।